गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ कंपनी, और हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स डिस्कस किए थे। पहला क्या था? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इट मीन्स अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ बट नॉट द क्रिएशन ऑफ द नेचर, अदर इट्स अ क्रिएशन ऑफ लॉ, एंड दैट्स अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसके पास वो सारे अधिकार नॉर्मली होते हैं जो एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, लेकिन देयर इज कॉमर्शियल राइट्स like entering into contract, opening the bank account, purchasing the property, suing someone, getting sued, ये सारे अधिकार जैसे एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं वैसे के वैसे आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी के पास भी होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू मैरी, राइट टू वोट इन द इलेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, इस तरह के जो राइट्स हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ किसको? ओनली नेचुरल पर्सन, कंपनी को ये राइट नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा था? कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड एक ही बात से निकल के आ रही है, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नाउ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने एक बहुत लैंडमार्क केस पढ़ा था, सोलोमन केस। वो क्लियर है सबको? क्लियर है। फिर हमने एक कैरेक्टर से पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, एंड इट मीन्स मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन टू दैट एक्सटेंट वी हैव डिस्कस दैट अगर एक कंपनी के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए तब भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, तभी कंपनी एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? अच्छा, एक डाउट आया था इसके ऊपर एक बच्चे का, और जो इसे पूछा था बाद में उसने मुझे व्हाट्सएप पूछा था, आप भी सुन लीजिए। एक बच्चे ने बोला था, मैंने बोला था सर सारे मेंबर की डेथ हो जाएगी तो जो मेंबर्स हैं उनके जो शेयर्स है जिनकी डेथ हो गई वो किनके नाम में चले जाएंगे? लीगल। बता, वो भी तो एक एसेट है, वो भी तो क्या है? उसका एसेट है। तो नॉर्मली किसी की डेथ होने पे उसका एसेट क्या? उसके लीगल हायर के नाम में। अब एक बच्चे का, साहब किसी बंदे कोई लीगल हायर ही नहीं है, ऐसा होता नहीं आपको, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड तरीके से सोच रहे हैं। आपका मतलब लीगल हायर का मतलब एक ही चीज होता है, एक बंदे की डेथ हो गई, इसके बच्चे। ऐसा नहीं होता। लीगल हायर के भी लॉज हैं, वही बता, अभी बहुत कुछ जानना है, ठीक है। ऐसे डाउट्स क्यों आते हैं? बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते आप, ठीक है। अब लीगल हायर में भी ना आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट रिलेटिव कौन है? मे बी स्पाउस, मे बी किड्स, मे बी पेरेंट्स, सबसे पहले वो देखते हैं। ब्रदर सिस्टर, ठीक है, उनमें कोई नहीं है, फर्स्ट कजन। फिर वो अगर कोई नहीं है तो क्या होगा? फर्स्ट कजन। फर्स्ट कजन नहीं तो सेकेंड कजन। इस तरीके से आपको इस तरीके से तो कोई तो होगा, ये सुनो। अच्छा, ऐसे प्रॉपर्टीज में भी होता है, सुना हो किसी की डेथ हो जाए, जो नियरेस्ट जो आपको लीगल जो रिलेटिव्स होते हैं, अब नियरेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है ना। सबसे पहले क्या होगा? एकदम सबसे क्लोज है, ब्लड रिलेशन, उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकेंड, कोई तो होगा यार। अब बच्चे का मतलब क्या है? लीगल हेयर का मतलब एक ही बेटा या बेटी, बस। सर कोई नहीं है, क्या करें? अब वो समझता नहीं ना लीगल हेयर का मतलब। आपने लीगल हेयर का बहुत नैरो सा मीनिंग ले रखा है, इसलिए आप कंफ्यूज जाते हैं। तो कोई तो होगा, ऐसा थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं दूर दराज कहीं में कोई तो होगा। जितनी आगे नहीं है तो और एक स्टेप पर जाइए तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा, और दूर, ठीक है, कोई तो मिल ही जाएगा। एनीवे, सो एक तो ये पॉइंट था परपेचुअल सक्सेशन का, ठीक है। कंपनी के मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हमने एक पढ़ा सेपरेट प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था? सेपरेट कंपनी की बीइंग अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, एंड कंपनी की प्रॉपर्टी ये कंपनी के नाम में होगी, नॉट इन द नेम ऑफ एनी मेंबर, डायरेक्टर और क्रेडिटर। एंड इसलिए एक कंसेप्ट मैंने इसी के साथ लिंक किया था कि साहब जिसकी प्रॉपर्टी होती है, कि उस प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी उसी का होता है। एंड हूसोएवर इज द ओनर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी उसी का। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटर में राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इन वंस नेम, किसी प्रॉपर्टी को अपने नाम से इंश्योरेंस कराना। इस अधिकार को, इस राइट को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ओनरशिप। हूसोएवर इज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट पर्सन हैज गॉट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अच्छा, जब कंपनी अपनी प्रॉपर्टी खुद ओनर है, ऑटोमेटिकली क्या है? कंपनी की प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है? कंपनी का ही है। क्या किसी और के नाम में कंपनी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो सकता है? नहीं। जैसे हमने एक केस पढ़ा था, मैकुरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मैंने तो वहाँ एक कंपनी के सारे शेयर एक बंदे के पास थे, एंड एक शेयर छोड़ के बाकी वो प्राइवेट कंपनी केस था। एंड वो कंपनी का सब्सटेंशियल क्रेडिटर भी था, वो कंपनी में डायरेक्टर भी था। उसको लगा सब कुछ कंपनी में मैं ही हूँ, सारे पैसे तो कंपनी के बिजनेस में मेरे ही लगे हुए, डेट भी मैंने दे रखा है, कैपिटल भी मैंने दे रखी है। उसने कंपनी की कुछ टिम्बर थी, प्रॉपर्टी किसकी थी? कंपनी की, अपने नाम से इंश्योरेंस करा लिया। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड है? नहीं। वाई? प्रॉपर्टी जब कंपनी की, जो टिम्बर कंपनी की थी, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी किसका था? कंपनी का। इस क्या वो टिम्बर किसके नाम से इंश्योर होनी चाहिए? कंपनी के नाम से। बट इट वॉज इंश्योर्ड इन द नेम ऑफ दैट पर्सन, एंड लेटर ऑन
बिकॉज ऑफ फायर द टिम्बर वॉज डिस्ट्रॉयड एंड कोई क्लेम नहीं मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या था, इनवैलिड था। क्या था, इनवैलिड था। इज इट ओके? द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाज इनवैलिड। नाउ एक बच्चा आपकी क्लास में डाउट पूछा था, ये मैं आपको बता दूं, कई बच्चे ना ऊट पटांग चीज में कंफ्यूज जाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा था एक्स प्राइवेट लिमिटेड, लिखा था यहाँ पे मैंने बोला था एक कंपनी मान ली प्राइवेट कंपनी, और उसके सारे शेयर एक बंदे ले लिए थे एक्सेप्ट वन शेयर। प्राइवेट कंपनी कम से कम 2 मेंबर चाहिए। अच्छा, केस का नाम क्या है, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये मैकोरा ये बंदा है जिसने अपने नाम में इंश्योरेंस करा लिया था, ये बंदा है कंपनी। अच्छा, तो डिस्प्यूट किसके बीच में, किसने इंश्योरेंस कराया था, इसने, और किससे कराया था, इंश्योरेंस कंपनी। तो झगड़ा इन दोनों के बीच में है ना, हाँ है ना, वो क्लेम मांग रहा है, क्लेम मिल नहीं रहा, समझ रहे हैं, केस तो वही बनेगा ना, मैकोरा वर्सेस कम। तो क्या ये जो एक्स प्राइवेट में लिखी है ये है, ये तो वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की थी। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर आपने प्राइवेट कंपनी बोला था, यहां तो पब्लिक कंपनी। अरे भाई क्या समझा तो करो, क्या लिखा हुआ है, ये वो कंपनी की। अब क्या होगा, इसको आवाज ही गायब होगी। देखिए कम अचानक आवाज कम। सी एक्चुअली व्हाट आई वाज सेइंग, दिस कंपनी बेसिकली, ये जो कंपनी हमने बोली है, इसमें आवाज कम आ रही है, कम आ रही है ना, कम हो गई आवाज, पहले बेटर थी आवाज। देखिए हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि ये जो कंपनी मैंने जो लिया था एग्जाम्पल, ये अलग है, ये उसका नाम थोड़ी आएगा यहाँ पे। झगड़ा किसके बीच में था, वो बंदा जिसने इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी के थोड़ी शेयर लिए थे। तो क्या था, कोई नाम देख लिया कंपनी, सोचते नहीं है। यही बता, थोड़ा सोचा करो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं बात क्वेश्चन पूछने की प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ थोड़ा खुद भी सेंस लगाना है। कंफ्यूज अननेसेसरी कंफ्यूज होते रहते हैं, बस दिख गया पब्लिक, पता क्या होता है, ध्यान ज्यादा पता है क्या दूसरी गलती निकालने में है, कि सर ने प्राइवेट कंपनी बोला था, यहाँ तो पब्लिक है, सर की गलती निकालता हूँ। फोकस करो क्या बात समझाई जा रही है, ठीक है। वो गलती फलती निकालने वाला काम छोड़िए, अब वो उम्र हमारी निकल गई, तुम गलती नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो। मैं नहीं बोला तुम मेरे से, भगवान करे आप हमसे बहुत आगे जाएं, लेकिन अभी वो लेवल नहीं है। अभी दिमाग मत लगाइए, ठीक, इन सब चीज़ों में। और कोई चीज़ अगर नहीं आएगा मेरे को, तो मैं ओपनली खुद एक्सेप्ट कर लूँगा, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये नहीं जो ऐसे झाड़ने के लिए गलत बता दूंगा, ठीक है। कहीं होता कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कोई 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक क्वेश्चन का आंसर मुझे क्लियर नहीं है, तो मैं ये बोलूँगा मैं देख के बताऊंगा, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा। ये बेटर तरीका है ना, गलत भगवान थोड़ी है, 100 में से 99 के आंसर दे रहे, एक के नहीं दे रहे, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, ठीक। गलत नहीं बताया, इसकी टेंशन मत, और अननेसेसरी कंफ्यूज मत हुआ करो। यहाँ तक क्लियर सबको, आपको, ठीक है। अब मैं एक चार्ट, कोई किसी को बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव है सबको वॉल्यूम क्लियर, अब ठीक है आवाज़, जितने बच्चे ऑनलाइन लाइव है, जो लोग वॉल्यूम के लिए कंप्लेंट कर रहे थे कि साहब वॉल्यूम कम है, बेटा जस्ट से वॉल्यूम इज ओके और नॉट। अब मैं एक है ना चार्ट बनाने जा रहा हूँ, उसको आप सब नोट करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उससे आपको कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। एंड वो चार्ट को हम इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज करते रहेंगे, कंपनीज एक्ट की टॉपिक के अंदर बार बार हम यूज करते रहेंगे, क्लियर है। देखिए broadly we divide the companies into two parts, that is the private companies and public companies, जो मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था आपको, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज, ठीक है। नाउ प्राइवेट कंपनी की क्या डेफिनेशन है और पब्लिक कंपनी क्या डेफिनेशन है, अभी मैं डेफिनेशन बता नहीं रहा, लेकिन खाली एक आइडिया दे रहा हूँ कि वो होता क्या। डिटेल में डेफिनेशन हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ने में पूरी एक क्लास लग जाएगी, पूरे 2 घंटे खाली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। इसलिए अभी हमें खाली आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो क्या होता है। देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 68, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें और भी क्लियर होगी, खाली नहीं डेफिनेशन ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए इस प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68,
कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2। बता दें सेक्शन 2 में सब सेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ये कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखी है। प्राइवेट कंपनी कहाँ दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 71। अच्छा, जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, तो वैसे ही आपको एक एक्ट में जो सेक्शन 2 में जनरल डेफिनेशन होती हैं वो भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देखो आप ये भी पी से, ये भी पी से, लेकिन तो पी आर पी यू वर्ड्स डिक्शनरी देखना आता है ना, ठीक है? तो पी आर, आर क्या यू से पहले आता है? हाँ है ना, यू तो बाद में आएगा। देखो ये पहले और ये बाद में। तो कई बार होता है कि हमें दोनों ही याद है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 भी याद है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 भी याद है, लेकिन ये कंफ्यूज हो गई सब कौन से किस में डेफिनेशन है, समझ रहे हो? तब तो दोनों सेक्शन याद है, लेकिन क्या याद नहीं आ रहा कि साहब पब्लिक कंपनी का कौन सा था, 268 था या 271 था, ये याद नहीं आ रहा, या प्राइवेट कौन सा था। क्या भी एक तरीका है आपको, अगर याद आ रहा है कि दोनों में से ही है, तो यार देखो पी आर है तो इसका तो पहले वाला क्या होगा? सेक्शन 2 क्लॉज 68। ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती है, ठीक है? डेफिनेशन हर चीज़ का एक सिस्टम है, वो सिस्टम भी थोड़ा सा आप पकड़ लेंगे तो क्या होगा, कई चीज़ें अगर आप दिमाग से निकल भी जाए तो आप निकाल सकते हैं कंसेप्ट से। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहाँ देखिए? सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी क्या देखिए? सेक्शन 2 क्लॉज 71। ये नोट जरूर करना है स्टार्टिंग के, बहुत कोई पूरे चैप्टर के अंदर मैं कम 50 बार ये यूज़ करूँगा, और समझ लेना अच्छे से, नोट भी करना साथ है, ठीक है? कंपनीज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन कहाँ डेफिनेशन दे रखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। एंड पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्लियर है? अच्छा, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी, खाली मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आई होप सबने सुना होगा मेमोरेंडम आर्टिकल, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है? सब पढ़ेंगे, मेमोरेंडम ही पढ़ेंगे, आर्टिकल ही पढ़ेंगे, लेकिन नाम तो सुना होगा कि हर कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल्स। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ये दे रखी है, वो कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, मैं टिक कर रहा हूं मतलब होती है नहीं होती है? होती है। क्रॉस कर दो मतलब नहीं होती है। याद है, मैं थोड़ी सी भाषा मेरी समझोगे आप, ये शॉर्ट में समझा। अच्छा, एक बच्चा मुझे कल पूछ रहा था फोन पे कि साहब पढ़ते समय आपने बोला थोड़ा पेन पेपर के साथ बैठना, तो क्या लिखूं? मैं कैसे लिखता हूं? क्या पूरा लिखता हूं? नहीं, तो ऐसे आपको भी पढ़ना है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। क्यों? अच्छा, जो लिखी हुई चीजें के दिमाग में सेट होती है, ये सुनो, ओरल चीजें हम जल्दी भूल जाते हैं, तो खाली ऐसे नहीं पढ़ना है। सोफे पे लेट गए, टांग पे टांग, उधर गाने चल रहे हैं, इधर हम पढ़ रहे हैं, लो ठीक है, पता नहीं पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुंच गए। फिर थोड़ी देर बाद किताब कहीं, सपने में कुछ और आया ना। तो पढ़ाई थोड़ी है, बकवास है। पढ़ाई करने का तरीका टेबल चेयर, ठीक है? प्रॉपर टेबल चेयर पढ़ के पढ़ा करो, ठीक है? बिस्तर बिस्तर पे कहीं नहीं पढ़ना, टेबल चेयर पेन एंड पेपर के साथ। और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ना, वैसे ही पढ़ना है। हर चीज को लिखो, प्राइवेट कंपनी ये डेफिनेशन। अब धीरे धीरे ऐसे करोगे ना कि धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा कि साहब प्राइवेट कंपनी तुरंत दिमाग में आ जाएगा, पब्लिक कंपनी तुरंत दिमाग में आएगा। क्यों? आपने इतनी बार रिवाइज कर लिया, दिमाग में सेट हो जाता है अपने आप। ये सही पढ़ने का तरीका है, उसको होता है स्क्रिबिंग। स्क्रिबिंग, डायग्राम बनाइए, कुछ सोच रहे हो पढ़ते समय, कुछ समझ रहे हो, डायग्राम सब जैसे मैं करता हूँ। इससे क्या, तो चीजें कंसेप्ट दिमाग में पक्के बैठ जाएंगे। क्लियर है? और एक बार मैंने बताया था, एक बार पूरा आपने रिवाइज कर दिया तो फिर उसकी लर्निंग करनी है लैंग्वेज को। एग्जाम में ऐसे लिखोगे क्या? क्या लैंग्वेज से लिखना है? ये तो समझने के लिए है। ये सुनो, आपको लिख लैंग्वेज, तो क्या फिर उसकी लैंग्वेज लर्निंग करनी है। और एक बार चैप्टर खत्म हो जाए, जब मैं क्वेश्चन करा दूं तो क्या बोला था? क्या बोला था कि प्रॉपर आपको क्या करना है, प्रॉपर क्या करना है। एक तो नॉर्मली आप जब भी पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, ऐसे करेंगे, खाली ये नहीं किताब लेके, ठीक है? पेन एंड पेपर के साथ कोई चीज पढ़ा किताब से, फिर उसको सोचा, फिर उसको ऐसे स्क्रीबिंग करके देखा। क्लियर है? ये रिवाइज करने का तरीका है। फिर प्रॉपर लर्निंग थोड़ी की लैंग्वेज की, ठीक है? मेरा तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, लंबा है, लेकिन पक्का है, फुल प्रूफ है। ये तरीका फॉलो कर लोगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पर भी। तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तरीका पक्का है। शॉर्टकट मारोगे तो क्या होगा, वो काम करेगा नहीं करेगा उसको कोई एश्योरेंस नहीं है। और एक बार एक चैप्टर खत्म हो जाए, जब मैं इसको क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ तो क्या करना है, उनके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन का आंसर लिख के देखिए कि आप प्रॉपर्ली आंसर लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। ये सब चीजें करना है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, बार बता रहा हूँ, ठीक है? देखिए क्या लिखी हुई आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? वो कंपनी जिसके आर्टिकल में क्या है? 3 रेस्ट्रिक्शन। क्या है? 3 रेस्ट्रिक्शन। ये वाला एसी भी चला दो यार, गर्मी आज ज्यादा हो रही है।
देखिए आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल में क्या है 3 रेस्ट्रिक्शन है, क्लियर है। अच्छा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इसका तो प्रॉपर डेफिनेशन किसकी है? प्राइवेट की। वो 3 रेस्ट्रिक्शन क्या, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, सब मैं बाद में अलग बताऊँ, बस खाली ही बताया प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या डेफिनेशन से, वो कंपनी जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अच्छा नहीं है इसका मतलब प्राइवेट कंपनी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 3 रेस्ट्रिक्शन। तो क्या पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में वो रेस्ट्रिक्शन होगी? नहीं। तो इसका यहाँ आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन मैंने क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, और यहाँ क्या मैंने टिक लगा दिया। तो कोई आपसे पूछे ना प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो कंपनी जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी जिसके आर्टिकल में वो रेस्ट्रिक्शन नहीं वो क्या है? पब्लिक कंपनी। सबसे मेन बात ये है। एक डाउट और एक बच्चे का आया था, मैं आपसे सबसे शेयर करता हूं क्योंकि वो बच्चे का डाउट हो सकता है, वो सेम डाउट और भी बच्चों का हो सकता है। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन कल पूछा एक कि सर बुक में, क्योंकि आप भी सुन लीजिए कि उस तरह की डाउट आपके दिमाग में भी आ सकता है, कि सर आपने एक टॉपिक दे रखा मीनिंग ऑफ कंपनी और एक टॉपिक दे रखा डेफिनेशन ऑफ कंपनी, सर दोनों में फर्क क्या होता है? बेटा ये सारे वर्ड्स अलग अलग होते हैं, डेफिनेशन अलग चीज होती है, मीनिंग अलग चीज होता है। अच्छा एग्जाम में आता है डिफाइन कंपनी, ये एक्सप्लेन द टर्म कंपनी, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कंपनी, क्या ये सब अलग अलग क्वेश्चन है? अब फिर वही बात है कि क्योंकि कभी इस ने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ भी आए कंपनी के बारे में वही लिखना है, तो क्या होता है सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन फर्क होता है। पहली बात डेफिनेशन का मतलब क्या है? एग्जैक्टली जो लॉ में आपको उसके बारे में डेफिनेशन दे रखी है, हमें एग्जैक्टली वही लिखना है। देखो जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 एग्जैक्टली यही आपको लिखा हुआ है, हम इसमें एक वर्ड भी इधर उधर नहीं करेंगे। डेफिनेशन का मतलब ये होता है। दूसरी बात, अच्छा बताइए, जो जितने भी हमने कंपनी के कैरेक्टर्स अभी तक पढ़े हैं, क्या वो डेफिनेशन से लिंक किए थे मीनिंग से? मीनिंग से इनकॉर्पोरेटेड मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दैट्स व्हाई परपेचुअल सक्सेशन, दैट्स व्हाई सेपरेट प्रॉपर्टी, ये सुनो सब यहां से लिंक हो रहे हैं। तो डेफिनेशन और वैसे एक चीज होता है, ये कैरेक्टर मतलब मीनिंग जो होता है, मीनिंग सब चीजों के बारे में डिटेल में समझते हैं कि उसे क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फीचर है, ये सब चीजें पता लगती है। लेकिन डेफिनेशन आपको उस समय से बहुत रेलिवेंट होती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे किसी चीज को अगर चेक करना है कि वो एक्चुअली कंपनी है या नहीं, तो मैं उसे कैरेक्टरिस्टिक से समझूंगा या डेफिनेशन से? डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, तो पूछ रहा हूं किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन? डेफिनेशन। अगर मान ले कोई चीज की मैंने डिफाइन किया ए, मैंने ए को डिफाइन किया, हल्का सा कम कर दो, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा बोलने में। देखिए हाँ, मान ले ए को डिफाइन किया हमने, तो ए की जो डेफिनेशन है, जो भी डेफिनेशन है, अगर मुझे किसी चीज को चेक करना है कि वो ए है कि नहीं, तो मैं कैसे चेक करूंगा? उस डेफिनेशन में फिट करके देखूंगा, अगर फिट हो गया तो क्या है? ए है, नहीं फिट हो तो नहीं है। इसका मतलब क्या? डेफिनेशंस आर कंक्लूसिव टू फाइंड आउट समथिंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स मीनिंग ज्यादा कंक्लूसिव होता है, जिसको देख के मैं पक्का बोल सकता हूं ये चीज है, तो डेफिनेशन होती है या कैरेक्टरिस्टिक मीनिंग होते हैं? डेफिनेशंस होती हैं। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बताइए, जैसे अभी मैं बता रहा था, कंपनीज को हम दो सेम कंसेप्ट यहां भी मैं लगाता हूं। देखिए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या है? जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब उसके आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। डेफिनेशन नेगेटिव में दे रखी पब्लिक कंपनी की, वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्लियर? अब देखो ये मेन ये डेफिनेशन है। अच्छा प्राइवेट कंपनी के नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स आते हैं, प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, पब्लिक के कम से कम 7, पब्लिक कंपनी के नाम के अंदर लिमिटेड वर्ड। अच्छा ये डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी पहचानते कैसे? ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, किसके हिसाब से आंसर दोगे? डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या कहती है? जिसके आर्टिकल में 3। तो जो आदमी सही ढंग से समझता है ना सब्जेक्ट को, वो आंसर ये देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। क्या आंसर देगा? वो कंपनी जिसके आर्टिकल में 3। ये डेफिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। द डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर कोई बोले कि साहब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, तो पहले आंसर क्या होगा? अरे क्या आंसर होगा? जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन, डेफिनेशन के हिसाब से आंसर दीजिए।
उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीजें बता सकते हैं कि साहब उसके नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम के अंदर लिमिटेड, उसके मिनिमम मेंबर 2, पब्लिक के मिनिमम 7, वो सब बात की बात है। लेकिन मोस्ट कंक्लूसिव क्या है, मैं ना अब कैरेक्टरिस्टिक से चेक करूंगा ये कंपनी प्राइवेट है पब्लिक या उसके डेफिनेशन के हिसाब से। अब उस डेफिनेशन में फिट करके देखें उस कंपनी को, फिट हो रही है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, फिट हो रही है तो प्राइवेट कंपनी है, नहीं फिट हो रही तो क्या है, पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब डेफिनेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन कैरेक्टरिस्टिक्स। और डेफिनेशन ये नहीं बोलती कि नाम के अंदर लिमिटेड या प्राइवेट, ये नहीं बोलती है। ये नहीं बोलते कि मिनिमम 2 मेंबर मिनिमम 7, ये नहीं बोलती है। वहां तो बोला 3 रेस्ट्रिक्शन, वो क्या 3 रेस्ट्रिक्शन मैं बताऊंगा। इसका मतलब सबसे पहला आंसर क्या होना चाहिए, वो कंपनी जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन, डेफिनेशन से बोल रहा हूं ना, वो प्राइवेट, और जो नहीं है तो क्या है, पब्लिक। इसका मतलब मैं आंसर कहां से दे रहा हूं, डेफिनेशन से। उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीजें और बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहला आंसर क्या होगा, मेन डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस मैंने कहां से निकाला है, डेफिनेशन से। कहां से निकाला, डेफिनेशन से। तो डेफिनेशंस की हमेशा इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ये खाली नहीं कि डिफाइन आगे मैंने लिखा दिया। अच्छा, सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होती है वो टर्म पूरे एक्ट में कहीं भी आएंगे तो हम उसका डेफिनेशन मीनिंग डेफिनेशन कहां से लेंगे, फ्रॉम सेक्शन 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेफिनेशन को, ऐसे नहीं लाइटली ले लिया आपने, याद कर लिया, ये खत्म हो गई बात। इज इट क्लियर नाउ? देखिए, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जिसका जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, मतलब क्या उसका आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। क्लियर है? ये तो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। क्लियर है? अच्छा, और इसके अलावा जो मेन मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, क्या क्या बताए थे, प्राइवेट कंपनी के ना एट द एंड ऑफ द नेम, क्या बता था, एंड ऑफ नेम, नाम के अंदर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, और यहां पे लिमिटेड। और क्या बताया था, और ये जो चीजें बता रहा हूं ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अलग अलग सेक्शन में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बारे में दे रखा है, ये डेफिनेशन में नहीं दे रखा है कि नाम के अंदर में ये होना चाहिए, ये सब डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है? एंड वहां तो 3 रेस्ट्रिक्शन, क्या 3 रेस्ट्रिक्शन मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। एंड ऑफ नेम, प्राइवेट, मिनिमम मेंबर क्या बताया था, 2, यहां 7, मिनिमम डायरेक्टर यहां पे 2, पब्लिक कंपनी में 3। जो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा पकड़ लिया बात आपको, उसे मतलब 2 चीजों की कैरेक्टरिस्टिक तो सेम हो सकती है, हाँ ना, कैरेक्टर बहुत सारी चीजों में 2 कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं। इसे वो, एक मिनट, वो कंक्लूसिव नहीं होते बेटा, पहले समझ ले तू, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में ज्यादा ध्यान है, ठीक है, पहले समझ ले, फिर बाद में लेट अस डिस्कस द टॉपिक, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना। व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि हियर इन दिस केस एक्चुअली कि बहुत सारी चीजों में कैरेक्टरिस्टिक सेम मिल सकते हैं, लेकिन क्या डेफिनेशन क्या यूनिक है, ये सुनो। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था, LIC का बिजनेस क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस है, ICICI प्रूडेंशियल का, यहां सेम एग्जांपल दिया था, ICICI प्रूडेंशियल क्या है, इंश्योरेंस बिजनेस, दोनों इंश्योरेंस बिजनेस में, तो दोनों का एक कैरेक्टरिस्टिक सेम है ना, लेकिन एक कंपनी और एक कंपनी नहीं है। बता था, ICICI प्रूडेंशियल कंपनी एक्ट में बनी हुई है, LIC एक्ट अलग से पास हो रखा है, LIC एक्ट। इसका मतलब क्या दोनों क्या कंपनी है, नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक दोनों में से एक कॉमन क्या गया, इंश्योरेंस बिजनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक तो 2 चीजों में बहुत सारे कॉमन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉमन, लेकिन डेफिनेशन यूनिक होती है। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक से कोई चीज को जज नहीं करता कि ये कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, किससे जज करूंगा, बाय द डेफिनेशन। इसका कंक्लूड करना मुझे कि फाइनली ये चीज है या नहीं, क्या मैं किससे चेक करूंगा, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यस और नो, कैरेक्टरिस्टिक तो सेकेंडरी चीज है, इससे डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के में थोड़ा बताया। अच्छा, एक चीज देखिए, जो मैंने क्लास में बताया था, कल की क्लास में बताया था, बेटा सब बता दूंगा, हाउ टू राइट आंसर। पता क्या होता है, एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे, पहले सीख लो तो लो यार, बड़ा क्यों रहे यार, अभी खत्म, पता सीख, तो मुझे पता है, मैं आंसर भी लिखना सिखा दूंगा। पता क्या, पेशेंस है, समझने में फोकस नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा, नंबर कैसे आएंगे, समझ में कुछ आएगा तब तो लिखेगा, समझ ही कुछ नहीं आएगा तो क्या लिखेगा, रट्टे मारेगा फिर, ठीक है, पहले समझ तो ले, सब बता दूंगा, ठीक है, पेशेंस नहीं, मैंने देखना इम्पेशेंट बहुत है, तो क्या करें, अरे भाई समझो ना, मैंने कितनी बार समझाया, जो प्रोसेस आपको बताया उसको फॉलो करो, हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है, हड़बड़ाने में कोई भी काम अच्छा नहीं होता। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट बताया था, प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, बताया था प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर कंपनी का मतलब क्या बताया था,
वो कंपनी जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट, मतलब उसको कंपनी चलाने में जो सारे डिसीजंस ली जा रहे हैं वो किसके हाथ में? प्राइवेट हैंड्स में, नॉट इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के हाथ में नहीं है, उसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी जहां कंट्रोल मैनेजमेंट सरकार के हाथ में है, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा बताइए, जो प्राइवेट सेक्टर का मतलब है और जो यहाँ प्राइवेट कंपनी का मतलब है, क्या सेम है? यहाँ तो कुछ और ही बोल रहे हैं हम, हाँ है ना। और जो पब्लिक सेक्टर का मतलब पब्लिक कंपनी जो बोल रहे हैं, क्या वो सेम है? नहीं। इसका मतलब हम कंपनी एक्ट में जो प्राइवेट पब्लिक की बात कर रहे हैं ये एकदम अलग चीज है, ये दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। उसको सेक्टर से मिक्स नहीं करना है, उसको सेक्टर से मिक्स नहीं करना है, और कंपनी जगह सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं कभी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? प्राइवेट कंपनी पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी दो अलग अलग चीजें हैं। पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर आपके सामने है ना। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या है, प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन क्या है, और प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है? क्या जमीन आसमान का फर्क है? ये सुनो तो सुनो, सेम कैसे हो गई? कल ही एग्जांपल बता, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनीज एक्ट के हिसाब से कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? पब्लिक। लिमिटेड वर्ड आ रहा है नाम के अंत में, उसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सेक्टर के आधार पर उसकी कंपनी का कंट्रोल मैनेजमेंट क्या सरकार के हाथ में है या इनटू प्राइवेट हैंड? इनटू प्राइवेट। तो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर कंपनी। कौन सी कंपनी है? तो सेक्टर कंसेप्ट अलग है, उसको इससे मिक्स मत कर देना, ठीक है। और हमारा कंपनी जग में सेक्टर से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? तो सब बीच में मिक्स नहीं करना। हाँ आप बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था, ये जो कंपनी की जो डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट, और हाँ सीधा क्वेश्चन दो ना। तो सर ये जो हमारी फॉरेन कंपनी है ये तो इसके थोड़ा माइक को पास लगा। सर जो इंडिया में जो फॉरेन कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो तो सर ये डेफिनेशन में फिट ही नहीं हो रही। फॉरेन कंपनी पढ़ा दिया मैंने। नो सर, उससे पूछ रहा था मैं, क्योंकि सर आपने आप इसका आंसर मिल जाएगा जब फॉरेन कंपनी पढ़ाऊंगा, अभी रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन इन्होंने अच्छा पूछा लेकिन जल्दी पूछ लिया। जल्दी का मतलब क्या है कि जब समय आएगा तब पूछना, ठीक है। जब फॉरेन कंपनी की बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी मैं टाइम खराब करूँ, बच्चों को पता नहीं फॉरेन कंपनी, आपने कुछ पढ़ लिया एक्स्ट्रा तो आपको लग रहा है ठीक है, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। देखिए यहां तक क्लियर सबको? आपको नाउ इसका तो सेक्टर वाली बात यहां मिक्स नहीं करनी है, ये बात अच्छे से बिठा लो दिमाग में। क्लियर है? अब मैंने कंपनी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। क्या इस दो हिस्सों में डिवाइड किया? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। क्लियर है नाउ? अच्छा, अब इसके बाद प्राइवेट कंपनी भी कई तरीके की होती है, पब्लिक कंपनी भी कई तरह की होती है। प्राइवेट कंपनी भी कई तरह की होती है, पब्लिक कंपनी भी कई तरह की होती है। तो मैं क्लासिफिकेशन दोनों का करूंगा, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी। क्लियर है? अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, पहले समझना क्या बात क्या करने जा रहा हूं। ये सब ये जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, अच्छा कोई भी चीज का क्लासिफिकेशन तो पहले चीज मैं बात तो समझिए चीज कैसे होती है। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, अगर मैं एक क्लासिफिकेशन करूं बच्चों का, स्टूडेंट्स का जितने बैठे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, हमेशा क्लासिफिकेशन कोई बेसिस होता है। ये हमने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया? जेंडर के बेसिस पे। तो क्या बॉयज ऑन द वन साइड, गर्ल्स ऑन द अदर साइड? ये सुनो। अच्छा, अगर हमने ये क्लासिफिकेशन किया कि जो बच्चे कॉमर्स 11 12 करके आए हैं और जो नॉन कॉमर्स से आए हैं, तो बच्चे क्या बदल गए? बच्चे वही हैं, खाली क्लासिफिकेशन का बेसिस बदल दिया, हाँ या ना? पहले जेंडर के बेसिस बता, अब ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स। ये सुनो। तीसरा, आपका अटेम्प्ट सितंबर 24 है, जनवरी 25 है? क्या ये भी तो हो सकता है, कुछ बच्चे बोले साहब मैं तो जनवरी 25 में दूंगा। ये सुनो, क्या ये तीसरा क्लास? इसका तो क्या बच्चे वही हैं, हम बार बार क्या कर रहे हैं? हम बार बार एक साथ एक कंसेप्ट क्या निकल गया है कि एक ही चीज का क्लासिफिकेशन कई बार हो सकता है बाय चेंजिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बाय चेंजिंग द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो वैसे कंपनीज का जो क्लासिफिकेशन हम कई तरीके से करते हैं, ठीक है। और पहला अभी जो क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूं उसका बेसिस है द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनी। ऑन व्हाट बेसिस? किस बेसिस क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कंपनी की लाइबिलिटी नहीं, किसकी? मेंबर की, टुवर्ड्स द कंपनी। अब लाइबिलिटी है मेंबर किसके प्रति? कंपनी के प्रति। आप जिस कंपनी के मेंबर हैं उस कंपनी के प्रति आपकी क्या लाइबिलिटी है, उस आधार पे, उस बेसिस पे विल क्लासिफाई द कंपनी इनटू डिफरेंट कैटेगरी। इसका तो जो मैं क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं कंपनी जाके, सब बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ
लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, किसकी लाइबिलिटी? मेंबर्स, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं। कई बच्चे बोलते हैं बेटा ये क्या है सर, कंपनी की लाइबिलिटी। अरे कंपनी की लाइबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, मेंबर्स की लाइबिलिटी, किसके प्रति? टुवर्ड्स द कंपनी। उस बेसिस हम एक क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इज दैट ओके? इज दैट डिस्कस, इज दैट क्लियर? नाउ देखिए, ये फॉरेन कंपनी वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा, अपने आप पूछा ना, किसी ने बोला आपको पूछने के लिए? हाँ क्या? मैं समझा नहीं, दोबारा से बोलो। अच्छा HUL, हाँ HUL फिट नहीं बैठ रही। ये बेटा तेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। तेरा कोई सीनियर होगा। हाँ आगे ना दे भाई पढ़ा पढ़ा के ना बूढ़े हो गए, ठीक है। मैं क्वेश्चन में ये तेरा अभी इस लेवल पे बच्चे ने कंपनी ले पढ़ने शुरू कर दिया, और जिसने पूछा था वो भी तो मेरा ही विद्यार्थी है। अच्छा वो टेस्ट कर रहा था आपको। उस बेकू को बोलना तू जब तीसरी चौथी क्लास में 5 लेक्चर थे वो पता थे। मैं समझ ही गया, तो क्वेश्चन इस लेवल पे ये आ नहीं सकता ये। सब बता दूंगा, टेंशन नहीं ले, ठीक है। उनको मैंने बताया, वो तेरा टेस्ट ले रहा है, ठीक है। उनको भी कब बता दे? एक स्टेज के बाद ना, ठीक है। आपकी वो स्टेज है, आपको ही बता देंगे। हर चीज एक स्टेज होता है, जल्दीबाजी में बताएंगे आपको पचेगा नहीं, क्योंकि तो एक स्टेज, मैं एक लेवल पे आ जाऊँ तब वो बात समझ सकता हूँ, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। जैसे आपने उस दिन आगे पूछा था, याद है मैंने बोला था कि जैसे प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम 200 मेंबर, ये आगे पूछे कि सब प्राइवेट, वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को प्राइवेट कंपनी समझते हैं। मैंने बोला बेटा आगे आ जाएगा, मैं समझा दूँ। अब हो गया सॉल्व, अपने आप सॉल्व। है पेशेंस, ठीक है। हमें, मेरा क्या होता है, हमें क्या है, आपको सिर्फ अपने लिए समझना है। ये सुनो, आपके ऊपर किसी और की जिम्मेदारी है क्या? लेकिन मेरी पर क्या है, सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे पढ़ाया जाए जिससे सबको समझ आए। मुझे थोड़ी देखना कि मेरे को तो सब, अच्छा मैं अपने एंगल से कि मुझे, मेरे तो समझाया वही है। लेकिन सवाल होता है मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा ये होती है सारे बच्चे कैसे समझ पाएंगे, जो यहाँ भी है और वहाँ भी है, ऑनलाइन भी है, ठीक है, कैसे समझ पाएंगे। तो उस तरीके से पढ़ाया जाए। ये थोड़ी कि जब कुछ भी पढ़ा दो किसी भी ऑर्डर में, क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा। 1 to 1 थोड़ी बात हो रही है। वो क्वेश्चन उसने क्या आपको जबरदस्ती टेस्ट, उसको बोलना कि तेरे को किसने बताया इसका आंसर, पूछना उससे जिसने पूछा तेरे को। देखिए ये इन दिस केस हम कंपनीज को सबसे पहले प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। अच्छा ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक कंपनी या तो आउटसाइड डेफिनेशन से ही पता लग गया, ये सुनो, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, तो एक ही हो सकती नहीं, या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों कंपनीज को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अच्छा जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं किसके बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। किसकी लाइबिलिटी? और पूरा बोलना है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। हम जब अधूरा बोलते हैं तो फिर बाद में कंफ्यूज आते हैं। हमने खाली लाइबिलिटी बोला, बाद में कंफ्यूज किसकी लाइबिलिटी, किसी ने पूछा भूल ही गए। लेकिन बार बार पूरा बोलेंगे, पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ी नहीं होगी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, किसकी में लाइबिलिटी? मेंबर, किसके? टुवर्ड्स द कंपनी। क्लियर? देखिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लिमिटेड, अनलिमिटेड। लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, ठीक है। सेम पब्लिक में भी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, सेम क्लासिफिकेशन है। अनलिमिटेड को मैंने शॉर्ट में UNLTD लिख दिया, पूरा लिख लिया अनलिमिटेड। सेम जिधर जो प्राइवेट में वही पब्लिक में। अच्छा मैंने प्राइवेट के नीचे जो लिमिटेड, इसको ऐसे बोलेंगे तो कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, हाँ है ना, ऐसा बोलेंगे ना प्राइवेट। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक के नीचे है ना, प्राइवेट अनलिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड, ऐसे बोलेंगे, हाँ है ना। अच्छा कोई कंपनी ये है तो क्या बोलेंगे? प्राइवेट। कौन सी प्राइवेट? लिमिटेड।
और इसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट अनलिमिटेड। ऐसे पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? अब जो लिमिटेड होती है कंपनी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्दर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। सेम क्लासिफिकेशन पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगी। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए? अभी सबका मतलब बताऊंगा, पहले खाली नाम पहले सब हर एक का मतलब भी समझेंगे, सब इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, लिमिटेड में कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर। इसको कैसे? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसको कहते हैं प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी। इसको कैसे पढ़ेंगे? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड को भी फर्दर दो हिस्सों डिवाइड, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, आप देख रहे हो जो क्लासिफिकेशन प्राइवेट कंपनी के नीचे है, सेम क्लासिफिकेशन पब्लिक कंपनी के नीचे, एग्जैक्टली सेम है, सेम टर्म्स आर यूज्ड। क्लियर है? सेम है ना? नाउ अब देखिए आप, और ये जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है प्राइवेट और पब्लिक के जो नीचे किया, पहले तो कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब प्राइवेट का मतलब मैंने बताया था डेफिनेशन, जिसका आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक जिसका आर्टिकल में नहीं है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है? नाउ ये जो मैंने चार्ट बनाया था, ये जो लिखा यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है कंपनी की, सब बेसिस क्या है, क्या बताया था? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? लायबिलिटी। किसकी? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, मेंबर्स की लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है। इसे देखें, सब जगह जब मैं अलग अलग केस बताऊंगा, लिमिटेड का बाय शेयर का मतलब क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, सब में मेंबर्स की लायबिलिटी की बात करेंगे। कोई क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एल ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है? नाउ अब देखिए, ये जो चार्ट मैंने पूरा बनाया है, एक कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्राइवेट एंड पब्लिक। देन फर्दर प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ में भी लिमिटेड और अनलिमिटेड। फर्दर दे में भी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, इफेक्टिवली अगर देखो ये जो पूरा चार्ट है, इसके आगे एक चीज लिखिए, इस चार्ट के आगे लिखिए जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। क्या है? जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। और बेसिस क्या था? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं जनरल क्लासिफिकेशन कंपनी। और ये किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। इसको कहते हैं जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, जो बताने जा रहा हूं, कोई भी कंपनी हो, अच्छा ये चार्ट में अगर देखें, इफेक्टिवली देखें, क्या एक केस ये है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ऐसे 3 इधर है पब्लिक कंपनी में। टोटल कितने हैं? 6 केस। टोटल 6 केस है। एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, अच्छा ये 6 के 6 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कोई भी कंपनी के इन 6 में 2 जगह एक साथ फॉल कर सकती है, एक ही जगह फॉल कर। चार्ट देखो, सब जगह डिवाइड करते गए हैं, तो बताते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको बोलते हैं जनरल क्लासिफिकेशन कंपनीज। कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी इस चार्ट में फॉल करेगी ही करेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कंपनी उस चार्ट में कहीं फॉल नहीं करती, वो इम्पॉसिबल है। वो कांटा लगा देना, ठीक है, कि ऐसा हो नहीं सकता।
इसे मैंने चार्ट का नाम क्या लिखा है? जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल का मतलब क्या होता है? जब सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है, बताया था पहली क्लास में, जनरल और रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या जब भी कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लगेगा ही लगेगा, बताया था ना, ठीक है। तो जनरल का मतलब जिसका स्कोप बहुत वाइड होता है, एंड ये जनरल क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब कोई भी कंपनी है इस क्लासिफिकेशन में फॉल करेगी करेगी, और एक ही जगह फॉल करेगी। कोई बताते हैं ये सारा क्या है? म्यूचुअली। ये नहीं कि दो जगह फॉल कर जाएगी, इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल। ये बात दिमाग में अच्छे से बैठी है ना? अच्छा, अब आप जो सुनते रहते हैं कि साहब एक कंपनी होल्डिंग कंपनी है, सुना टर्म तो सुनते होंगे, अब टेंशन मत लें, सब मैं जानता नहीं होल्डिंग कंपनी, सब बताऊंगा। होल्डिंग कंपनी सुना तो होगा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी, अलग अलग टर्म सुन रखे होंगे। वो सब बात की बातें हैं, वो सब बात की बातें हैं। हर कंपनी सबसे पहले क्या होगी? इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस चार्ट में ना फॉल करे और एक ही जगह फॉल करेगी। पूरा चार्ट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ आया? इज इट क्लियर? अब कोई कंपनी इस चार्ट में पहले फॉल की, उसमें अगर होल्डिंग कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है तो होल्डिंग कंपनी भी कहलाएगी। भी मतलब क्या? और ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? इसमें तो जरूर फॉल करेगी, और साथ में अगर उसमें होल्डिंग कंपनी के जो डेफिनेशन लॉ में दे रखी है और उसका कैरेक्टर वो वाली डेफिनेशन में फिट हो रही है, तो इन एडिशन टू दिस फैक्ट वो इस चार्ट में फॉल कर रही है, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ होल्डिंग कंपनी। अगर उसमें गवर्नमेंट कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक है, डेफिनेशन के हिसाब से फिट होती है गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन में, तो इन एडिशन टू दिस फैक्ट वो यहां कहीं फॉल कर रही है, इट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका मतलब क्या? वो एडिशनल चीजें हैं। वो क्या है? एडिशनल चीजें हैं, और डिपेंड करता है कि आप में वो डेफिनेशन में आप फिट हो रहे हैं या नहीं। अगर आप होल्डिंग की डेफिनेशन फिट हो रहे हैं, सब्सिडरी के डेफिनेशन फिट हो रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी डेफिनेशन फिट हो रहे हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनी डेफिनेशन, तो वो सब भी कहलाएंगे इन एडिशन टू दिस फैक्ट कि पहले आप यहां पे फॉल कर रहे हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता एक कंपनी इस चार्ट में नहीं फॉल करे। इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल चीज है। कोई मैंने देखा बड़े बड़े लोगों को, ठीक है, सीए बन जाते हैं, सीएस बन जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कंपनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। वो कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी कोई अलग ही चीज है, ना वो प्राइवेट है ना पब्लिक है, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी को अलग ही चीज है। अरे भाई, ये जनरल क्लासिफिकेशन, हर कंपनी सबसे पहले इसमें फॉल करेगी। अच्छा, एक मोटा मोटा बात बताओ, होल्डिंग कंपनी से क्या समझते हो? एक मोटा मोटे जो इस कभी सब सुना हो, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, कुछ नहीं सुना? कोई बताएगा होल्डिंग कंपनी से क्या सुना है? सर जो दूसरी कंपनी में जिसके शेयर्स होते हैं, क्या दूसरी कंपनी? दूसरी कंपनी में जिसके 50% या 20% शेयर्स होते हैं, आई थिंक 50% शेयर्स होते दूसरी हैं। कंपनी में आप कितने दूसरी कंपनी के 50% शेयर्स ऑन करती है जो कंपनी। हाँ, 50 नहीं, मोर देन 50। Sorry, सब मोर देन 50%, काफी हद तक ठीक है। आई थिंक सबने सुना होगा, सर सुना तो होगा कि साहब अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स का 50% से ज्यादा होल्ड कर रही है, तो उस केस, अरे कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर हो सकती है, हाँ या ना? कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एंड परचेजिंग द शेयर मींस एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पता ना, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी एकदम हो सकती है। इट मींस अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रही है, इसका 50% शेयर से ज्यादा के शेयर वो ओनर कर रही है, ओन करती है, तो जो कंपनी ओन कर रही है दूसरी कंपनी का, वो क्या है? होल्डिंग, और दूसरी क्या है? सब्सिडरी। अभी मैं होल्डिंग सब्सिडी पढ़ाने की टेंशन मत लो, सब पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, लेकिन खाली एक मोटिव एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। देखिए यहां देखिए, मान लिया कंपनी है ए लिमिटेड, लेट्स से इट इज अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्लियर है? नाम से पता लगा लिमिटेड खाली है तो पब्लिक कंपनी है, एंड ये मान लीजिए पब्लिक कंपनी लिमिटेड। वैसे एक चीज बता दूं, वैसे तो बहुत सारी लिमिटेड बाय शेयर भी है, लिमिटेड बाय गारंटी भी, अनलिमिटेड भी है, लेकिन टोटल कंपनी में 99% ज्यादा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। तो मोस्ट कॉमन कंपनी कौन सी होती है? लिमिटेड बाय, मे बी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर 99% से ज्यादा बोल रहा हूं। मतलब क्या हुआ? टोटल कंपनी इंडिया में जितनी है उसमें मोर देन 99% कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर, मे बी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो मोस्ट कॉमन कंपनी कौन सी थी? लिमिटेड बाय शेयर्स, क्लियर है? मे बी प्राइवेट, मे बी पब्लिक। देखिए अब देखो आप, ये मान ली ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, क्लियर है? क्या इस चार्ट में फॉल कर रही है? हाँ या ना?
कहाँ फॉल कर रही है? यहाँ फॉल कर रही है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये वाला केस हो गया, दिस वन। ये सुनो, हम प्राइवेट का भी ले सकते, कोई भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी कंपनी वो पहले इस चार्ट में जरूर फॉल करे। अब ये यहां फॉल करे। अब ध्यान सुनना, ये कंपनी ए लिमिटेड किसी बी लिमिटेड, वो दूसरी कंपनी बी लिमिटेड, इसके शेयर्स का 60% होल्ड कर रही है। कितना होल्ड कर रही है? 60%। तो मुझे बताइए, क्या होल्डिंग सब्सिडरी के क्राइटेरिया में फिट हो गई है? हाँ है ना? कौन सी होल्डिंग, कौन सी सब्सिडरी? ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गई और बी लिमिटेड उसकी सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी में दो अलग अलग कंपनी, उनमें एक रिलेशन की बात करते हैं, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, समथिंग लाइक दैट, ब्रदर सिस्टर। एक रिलेशन, बंदे तो दो हैं, एक रिलेशन की बात कर रहे हैं कि दो कंपनी दैट स्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। वो पढ़ाऊंगा डिटेल में। अब होल्डिंग सब्सिडरी टेंशन मतलब, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी बहुत टाइम लगेगा, 1 घंटा कम से कम। इज इट ओके? नाउ अब मान लिया एक तीसरी कंपनी है सी लिमिटेड, वो ए लिमिटेड की कैपिटल का, ए लिमिटेड कैपिटल का 70% होल्ड कर रही है। किसी कैपिटल? ए लिमिटेड कैपिटल का 70, ए लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उसका 70% शेयर किसके पास हैं? सी लिमिटेड। अब मुझे बताइए, क्या ए सी की सब्सिडरी हो गई? हाँ या ना? क्या ए एस बी की सब्सिडरी हो गई? इसका मतलब क्या? आप देखो यहाँ पे ए सी की, ये क्या है? होल्डिंग कंपनी, और सी ए क्या है? सब्सिडरी। अब देखो आप, तुम ए को देखो, जो ए लिमिटेड, समझ में आ रहा है सबको? अरे समझ आ रहा है? अच्छा, ये ए लिमिटेड को देखो आप, सबसे पहले इस चार्ट में फॉल कर रही है। कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कहीं ना कहीं चार्ट में फॉल करेगी, एक जगह फॉल करेगी। अब इसमें क्या होल्डिंग कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक आ गया? किसके कॉन्टेक्स्ट में? बी लिमिटेड। जब ए और बी की हम बात करें तो बी के लिए ए क्या है? होल्डिंग कंपनी। अच्छा, क्या ए में सब्सिडरी का भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया? जब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी लिमिटेड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी लिमिटेड। अब देखो, ये इस चार्ट में फॉल कर रही है, ये होल्डिंग कंपनी भी है, सब्सिडरी कंपनी भी है। तो क्या ये सब कंसेप्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी, क्या ये अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो क्या होते? क्या एक कंपनी अगर होल्डिंग होती सब्सिडरी नहीं हो सकती थी? ये सुनो, एक ही चीज होती। लेकिन ये कंसेप्ट अलग है, सबको मिक्स नहीं करना है। होता कि सबने नाम तो सुने होते हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट, ठीक है, पता नहीं होता कौन सी बात कहां फिट होती है। ये क्लैरिटी दिमाग में बिठानी है। अब देखो, ये कंपनी क्या है? इस चार्ट में फॉल कर रही है जनरल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले तो हर कंपनी वहां फॉल करेगी। अब इसमें होल्डिंग का भी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में फिट हो रही है, होल्डिंग भी हो गई, सब्सिडरी में फिट हो रही है, सब्सिडरी भी हो गई, एकदम है। ये सेम टाइम में होल्डिंग कंपनी भी है, बी लिमिटेड के कॉन्टेक्स्ट में होल्डिंग कंपनी है, सी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सब्सिडरी है। क्या समस्या? कोई समस्या नहीं। समझ आया या नहीं आया? ये सुनो, अच्छा कोई कंपनी है मान लिया, एंड वो इस चार्ट में फॉल कर रही है, ऑब्वियसली इसमें तो फॉल करेगी। न उसमें होल्डिंग का कैरेक्टरिस्टिक है, न सब्सिडरी का, न गवर्नमेंट कंपनी का, न नॉन प्रॉफिट कंपनी, कुछ भी नहीं है। लिंक क्या? फिर भी इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी। ये सुनो, ये जनरल क्लासिफिकेशन है, इसमें तो फॉल करना ही है। वही बताना, कल क्लास करता था कि साहब मैं अपने घर में अपने बेटे का पापा, अपने पापा का बेटा, साहब बेटा पापा दोनों, भैया पापा के सामने खड़ा हूं तो बेटे का कैरेक्टरिस्टिक है, अब बेटे के सामने खड़ा हूं तो पापा का कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों हो गया। क्यों नहीं हो सकते? अच्छा बताइए, साहब एक बंदा बेटा ही होगा या पापा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा हो सकता है क्या? तो हर कंसेप्ट अलग अलग है, मिक्स नहीं करना। और ये जो चार्ट मैंने बनाया आपके साथ, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। एक कंपनी दो जगह फॉल नहीं कर सकती एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, हाँ अलग अलग टाइम पे हो सकती है, कन्वर्जन हो सकता है। प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक, तो पहले वो प्राइवेट वाले में फॉल करते, अब कहां फॉल करे? पब्लिक में। लेकिन सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम वो एक ही जगह फॉल करेगी। समझ आया? तो ये चार्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, लेकिन ये होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट कंपनी, ये सब कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कंसेप्ट नहीं है। एक ही कंपनी में जितने ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सब कहलाएगी इन एडिशन टू फॉलिंग अंडर दिस पर्टिकुलर चार्ट। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी। क्लियर है? मैं एक सिमिलर से एग्जाम्पल देता हूं। जब आप 10th से 11th में आए थे तो स्ट्रीम कंसेप्ट आ गया था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। अरे जिस बच्चे ने 11th 12th किया, अच्छा आप लोग, अब आपने, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव टेकन द कॉमर्स स्ट्रीम इन द 11th 12th। ये सुनो, अच्छा इसका बाद आप किस में फॉल कर रहे हैं? कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये जनरल क्लासिफिकेशन है। ये सुनो, अच्छा अब आपने सीए कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो इसका बाद नाउ यू ऑल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीए स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ICAI। ये सुनो,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या आप में सीए स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक आ गया? अरे हाँ या ना, आ गया। लेकिन क्या उस चार्ट में आप फॉल करना बंद कर गए? क्या आज भी तो बोलोगे आई एम ए कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट, बोलोगे नहीं बोलोगे? वो तो जनरल क्लासिफिकेशन है, उसमें फॉल करेगा हर बच्चा। ये सुनो, अच्छा कोई बच्चे ने सीए के साथ सीएस भी ज्वाइन कर ली, तो क्या उसमें सीएस कंपनी सेक्रेटरी कोर्स स्टूडेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक आ गया, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो क्या वो सीएस स्टूडेंट भी कहलाएगा? अब सीएस स्टूडेंट भी कहला रहा है, सीएस स्टूडेंट भी कहला रहा है, लेकिन सबसे पहले कहां फॉल कर रहा है? इन डायरेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम। अब देखो, एक बच्चा है जिसे 11-12 कॉमर्स से किया, ग्रेजुएशन बीकॉम किया, लेकिन कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया और उसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, क्या वो भी उस चार्ट में फॉल कर रहा है? हाँ ना, इसका था हर बच्चा जो आपको आगे 11-12 से आगे आया है, क्या उस चार्ट में फॉल कर रहा है? जनरल क्लास, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कहीं एक जगह फॉल। अच्छा वो पूरा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, उसमें 2 जगह फॉल कर सकता है एक बच्चा, या तो साइंस में या कॉमर्स में, आर्ट्स में, एक ही जगह फॉल करेगा। लेकिन उसके बाद आप जो जो चीजें करेंगे बाद में, सीए, सीएस, सीएफए, एमबीए, क्या वो सब भी कहलाएंगे? लेकिन सबसे पहले क्या उस चार्ट में फॉल। अच्छा अभी बताया, जो बच्चा खाली सिंपल बीकॉम करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, क्या वो सीए स्टूडेंट है? नहीं। वो सीए स्टूडेंट है? नहीं, लेकिन वो भी जनरल क्लासिफिकेशन फॉल कर रहा है। हाँ या ना? तो जनरल का मतलब ही होता है हर चीज उसमें फॉल करेगी। वैसे ये जो मैंने चार्ट बनाया क्या है? जनरल क्लासिफिकेशन कंपनी, तो हर कंपनी सबसे पहले इसी में फॉल करे, और उसके बाद उसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिस जिस कंपनी के डेफिनेशन में फिट होगी, गवर्नमेंट, होल्डिंग, सब्सिडी, सब भी कहलाएगी। इन एडिशन टू दिस फैक्ट इट फॉल्स अंडर दिस पर्टिकुलर चार्ट। ये बात जहन में, दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना कि साहब ये कंसेप्ट क्या होता है। चीजें बहुत सारी सुनना, बट उसको रिलेट करना, कौन सी चीज कैसे कहाँ है, वो बात मेन होती है समझना। एंड वो चीज क्लियर नहीं है तो क्या होता है? सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। इज इट ओके? ये बात क्लियर हुई सबको? क्लियर है? अब देखिए, अब मैं इस चार्ट को ना बहुत पूरे कंपनी जैक में हर जगह यूज करता रहूंगा, तो ध्यान रखना मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर उस समय, और वहां गड़बड़ नहीं करनी है, और जो बताया उसी में बेस बात करेंगे। लेकिन सवाल उठता है वहां नहीं कि बता हमें कुछ याद ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं है, तो टाइम लगाया तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है कि पूरा टॉपिक में इसको यूज करेंगे बार बार। अच्छा एक चीज देखिए, जो लिमिटेड बाय शेयर्स, या जो लिमिटेड का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा प्राइवेट और पब्लिक तो अपोजिट है, जो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक नहीं, जो पब्लिक है वो प्राइवेट नहीं, ऑब्वियसली। लेकिन जो मतलब लिमिटेड का होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, वही मतलब लिमिटेड का होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, खाली लिमिटेड का मतलब बता रहा हूं। प्राइवेट पब्लिक तो अपोजिट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। खाली लिमिटेड वर्ड का मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं लिमिटेड की बात करूं तो चाहे प्राइवेट कंपनी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं चाहे पब्लिक कंपनी कॉन्टेक्स्ट, क्या मतलब एक ही है? हाँ या ना? ऐसे अनलिमिटेड का मतलब दोनों जगह सेम है। ऐसे लिमिटेड को जो 2 हिस्सों में डिवाइड किया, लिमिटेड बाय शेयर, जो मतलब यहां है वही लिमिटेड बाय शेयर का मतलब यहां है, और लिमिटेड बाय गारंटी का जो मतलब यहां है वही मतलब यहां है। इधर इन शब्दों के मतलब दोनों कॉन्टेक्स्ट में सेम होते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। समझ आ रहा है? क्लियर है? अब मैं इनके मतलब बताऊं। अच्छा एक चीज बताइए, जब इनके मतलब सेम होते हैं तो अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनिएगा, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, क्या बोलूं? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, तो इसका मतलब कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं? बोथ खाली पब्लिक, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी। जो बोला ऊपर क्या है, नोडल पॉइंट क्या है? कंपनी। कंपनी को 2 हिस्सों में डिवाइड, अगर मतलब कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब क्या है? मैं इसकी भी बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एज वेल पब्लिक कंपनी लिमिटेड, दोनों की बात कर रहा हूं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बोल रहा हूं, एंड कंपनी में भी प्राइवेट और पब्लिक। अगर मैं मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर मतलब अनलिमिटेड कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ प्राइवेट अनलिमिटेड एज वेल पब्लिक अनलिमिटेड। समझ आया? अच्छा एक साथ क्यों बात कर लेते हैं? क्योंकि मीनिंग दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्या है? सेम है। तो ब्रॉडली इस बेसिस पे कहने से दैट हम कंपनी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड द कंपनी। कौन कौन सा 3 हिस्से हो गए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड अनलिमिटेड कंपनीज। समझ आया या नहीं आया? एक साथ क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज एक्चुअली मतलब दोनों जगह क्या है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, इन शब्दों के मतलब लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी सेम है, सेम है। इसलिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आया? इसका तो अगर मैं बोलूं क्लास, अब आपको प्रॉपर, अब ये चार्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को? अब देखिए, अब प्रॉपर तरीके से हम बोले क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज
On what basis? On the basis of what? Liability. Basis of what? Liability of members. किसकी liability? Members की towards the company. क्या इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज. क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी. अब चार्ट आपने नोट कर लिया सबने. अब समझने में ज्यादा फोकस किया. अब लिखने की होती है, सब लिखा हुआ दिखवा दूंगा कहां किताब में लिखा हुआ है. ठीक है, अब आप समझने में ज्यादा फोकस करिए. मेन वो चार्ट समझना था कि चार्ट से बहुत चीजें दिमाग में क्लियर होती है. देखिए, पहला है कंपनीज. अच्छा, जब मैं कंपनी लिख रहा हूं, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि फिर तुम नहीं भूल जाओ. प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ. कौन सी कंपनी? लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. कंपनी जब बोले इसका तो बोथ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक. कंपनीज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. क्लियर है? और एक चीज और बता देता हूं, बहुत सारी किताबों में ऐसे लिखा होगा एक कंपनी 3 तरह की होती है, प्राइवेट, पब्लिक, 1% कंपनी, ओपीसी. सुना होगा? किसी ने सुना है? वो सब गलत है. दैट्स अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन. दैट्स अ रॉन्ग क्लासिफिकेशन. गलत लिखा हुआ. वो कंपनी 2 ही तरह की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक. ओपीसी के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो तीसरी टाइप की कंपनी नहीं है, वो टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है. क्या है? आज एक चीज बताइए, इसका तो क्या, पहले कंपनी को 2 हिस्सों डिवाइड किया, प्राइवेट, पब्लिक. फिर प्राइवेट के नीचे वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है? अब वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है? ओपीसी है, 1% कंपनी. मैं बताऊंगा डिटेल में, ओपीसी के बारे में बात करेंगे. अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ऐसे बना दो चार्ट, समझना खुद, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, जो किताबों में लिखा होता है कि कंपनी 3 तरह की होती है. इधर तीनों क्या हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तीनों क्या हो गई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. तो प्राइवेट, अगर मैं बोलता कंपनी 3 तरह की, 1, 2, 3, तो प्राइवेट नहीं है, इसमें काटा लगा दो. प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, मान लिया ऐसे कर देते हैं, तो इसमें काटा लगा दो, ये नहीं है. इसका मतलब क्या है? ये भी तो हो सकती है और ओपीसी भी तो हो सकती है. हाँ या ना? अगर 3 तरह की कंपनी ये नहीं है तो बचा क्या? या तो ये या ये. हाँ या ना? तो क्या जरूरी है कि वो पब्लिक की कंपनी होगी? तो क्या ओपीसी भी तो हो सकती है? तो इसका मतलब क्या डेफिनेशन गलत हो जाएगी? ये सुनो, एक्चुअली इसका मतलब वो क्लासिफिकेशन सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं? गलत. अगर सही होता तो ये गड़बड़ हो जाए डेफिनेशन. भाई प्राइवेट नहीं है तो पब्लिक भी हो सकती है, ओपीसी भी. खाली पब्लिक ऐसा कैसे पक्का है? लेकिन जो मैंने बताया उसके हिसाब से क्या है? कंपनी 2 ही तरह की है, प्राइवेट एंड पब्लिक. तो प्राइवेट नहीं तो बचा क्या? पब्लिक. क्या आप डेफिनेशन सही बैठ रही है? ये सुनो, तो चीजों को समझना पड़ता है बहुत डिटेल में जाके. वो गलत सलत क्लासिफिकेशन लिखे होते हैं. ठीक है, एंड कंपनी 2 ही तरह की. एंड इनफैक्ट प्राइवेट के नीचे आएगा. अच्छा, 3 पार्ट में डिवाइड करने के बजाय क्या पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइवेट. और वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी होता ना, उसके नीचे आया क्या? दैट इज द 1% कंपनी. इसलिए कहीं पढ़ोगे कि उसमें तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो ऐसे बताया था, वहां ऐसे लिखा हुआ है. बहुत किताबों में ऐसे लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है. और आपके सामने प्रूव हो गया. अगर वैसे वो सही होता तो बता, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी में दिक्कत आ जाती. और आगे भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही. इज इट क्लियर? अब देखो, जो कंपनीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, लिमिटेड बाय शेयर, इनमें क्या होता है? अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्या हम पढ़ रहे हैं, किसके बेसिस पे? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. तो क्या इनमें सब में बताऊंगा साहब मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? हाँ या ना? ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पढ़ रहे हैं? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी. क्लियर है? देखिए, इन सच कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, वेदर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. बता, लिमिटेड बाय शेयर का मतलब दोनों सेम है. जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है, जितने शेयर्स होल्ड कर रहा है. अच्छा, हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू होती है. अच्छा, फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं. फेस वैल्यू बोलिए, नॉमिनल वैल्यू बोलिए, एक ही बात है. जो मेंबर जितने शेयर्स होल्ड कर रहा है, उतने शेयर की टोटल जो नॉमिनल वैल्यू है, उसकी उतनी ही लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है. उससे ज्यादा नहीं है. ऐसा था इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अप टू द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर मेंबर. वो जितने शेयर होल्ड कर रहा है, उतने शेयर की जो टोटल नॉमिनल वैल्यू है, वहां तक उसकी लायबिलिटी, उसके बियॉन्ड कोई लायबिलिटी नहीं है. मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं. मान लिया एक कंपनी है एक्स प्राइवेट लिमिटेड. लेट्स से इज अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स.
मैं पब्लिक का भी एग्जांपल ले सकता हूँ, बताता हूँ लिमिटेड बाय शेयर का मतलब दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है। हमने प्राइवेट का लिया, पब्लिक का भी ले सकते हो, क्योंकि मीनिंग लिमिटेड बाय शेयर का मतलब दोनों जगह क्या है, सेम है। लेट्स से जब प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर तो है ही है, ठीक है। अच्छा, इसका मान ले एक मेंबर है ए, लेट्स से ए इज वन ऑफ द मेंबर, और इसके ना शेयर की जो फेस वैल्यू है वो मान लिया 10 रुपये। एक शेयर की फेस वैल्यू, एफ दैट फेस वैल्यू, इसको हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है। मान लीजिए इस कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है या नॉमिनल 10 रुपये है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये भी कई जगह ऐसा लोग बता देते हैं कि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू का शेयर की हमेशा 10 रुपये या 100 रुपये होती है। क्या ऐसा बता देते कहीं पर आपको, ठीक है, बट वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और अलग अलग कंपनीज के आप देखो फील्ड में जाओगे तो अलग अलग है। टीसीएस का नाम सुना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उसके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है, उसके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये। एक्चुअल एग्जाम्पल बता रहा हूं, गूगल पे सर्च मार के देख लेना, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प का नाम सुना है? हीरो मोटोकॉर्प जिसके बाइक्स आती हैं, ठीक है, उसके शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। इसलिए ना ये सब कई लोग गलत सलत बता देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है साहब, एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो कुछ भी शेयर की फेस वैल्यू हो सकती है, हाँ पैसे में नहीं होती, 1.5 रुपये, ठीक है, 2.5, ये नहीं होगा, कंप्लीट रुपी होगा, कंप्लीट रुपी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये होती है, ज्यादातर। लेकिन ज्यादातर होना और हमेशा ये होना, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, मान ली ए इस कंपनी का एक मेंबर है एंड ही इज होल्डिंग 15 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर? 15 शेयर होल्ड कर रहा है। अरे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो जितने शेयर ये होल्ड कर रहा है उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई? 15 इंटू 10 कितने हो गए? 150 रुपए। तो इसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी कितनी है? 150 रुपए की है, बस। इसकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी कितनी है? 150 रुपए, दैट्स ऑल। और उससे कोई मतलब नहीं, इसके आगे कोई मतलब नहीं है। क्या कंपनी से 150 रुपए से ज्यादा मांग सकती है? अच्छा, मान लिया कोई दूसरा बंदा है बी, ये भी कंपनी का मेंबर है, लेट्स से ही इज होल्डिंग 40 शेयर्स। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो 40 इंटू 10 कितना हो गया? 400। तो इस लाइबिलिटी टुवर्ड द कंपनी कितनी है? 400 रुपए की है। इसका अच्छा, इसकी लाइबिलिटी टुवर्ड द कंपनी है, तो इसकी लाइबिलिटी कंपनी का राइट है। कंपनी मैक्सिमम इससे कितना मांग सकती है? ए से 150 रुपए, बी से कितना? 400 रुपए। इससे ज्यादा नहीं मांग सकती, इससे ज्यादा नहीं मांग सकती। तो इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर? अप टू द नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय दैट पर्टिकुलर मेंबर। वो मेंबर जितने शेयर होल्ड करता है उन शेयर्स की जो टोटल नॉमिनल वैल्यू है वहां तक उसकी लायबिलिटी है, उसके बियॉन्ड कोई लायबिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो क्या अलग अलग मेंबर को देखना पड़ेगा जो जितने शेयर होल्ड कर रहा है, और एक शेयर की फेस वैल्यू हमें पता है उस कंपनी के, तो आपको जितने शेयर होल्ड कर रहा है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, क्या उसके टोटल शेयर की फेस वैल्यू आ जाएगी, वहीं तक उसकी लायबिलिटी है, और उसके बियॉन्ड उसकी कोई लायबिलिटी नहीं। क्या कंपनी उसके बियॉन्ड उससे कुछ मांग सकती है? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, इस बात को ऐसे बोलें, ध्यान सुनिएगा। ए ने अपने 15 के 15 शेयर पे पूरे 10 रुपए पे कर दिए, तो 150 रुपए पूरे पे कर दिए, तो क्या ए के शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएंगे? ये तो समझते हो फुल्ली पेड अप शेयर पार्ट। बेटा ध्यान यहाँ दो, आप दोनों बातें करो बीच बीच में, गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, कोई बात समझ में नहीं है, आस्क मी, ठीक है, मेरे से पूछिए। फीस मुझे दी है ना, इसको थोड़ी दी है, इसको दी है, आपने फीस ली इनसे पढ़ाने की। उनको बोल रहा हूँ, मैं देखो मजाक की मतलब सीरियस बात ये है कि जब टीचर सामने हैं तो आप उनसे पूछिए। क्या मैं मतलब बच्चों का आपस में दोस्तों में कंफर्ट होता है, उससे पूछा, वो आपको उतना अच्छा थोड़ी बता पाएगी जो मैं बता दूं आपको, ठीक है। एंड मैं बोस्ट नहीं कर, कोई भी टीचर है सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको सब्जेक्ट की समझ अभी तो वो भी समझ रही है, वो क्या समझाएगी आपको? और सामने टीचर अवेलेबल, आज डाउट पूछने को मना थोड़ी कर रहा हूं, जस्ट रेज योर हैंड, आस्क द डाउट्स, बातें मत कीजिए। व्हाट आई वाज सेइंग दैट हियर इन दिस केस कि सब इसके शेयर एक बार फुल्ली पेड अप हो गए, तो फुल्ली पेड अप करता हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू पूरी आपने पे कर दी। तो कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स कैन आई पुट इट लाइक दिस, एक बार एक मेंबर के शेयर फुल्ली पेड अप हो जाएं, उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? निल। निल लायबिलिटी क्या हो जाएगी? निल। क्या कंपनी उसके बियॉन्ड उसे कुछ मांग सकती है? क्या कंपनी उसके बियॉन्ड उसे कुछ मांग सकती है? नो। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना, अच्छा मान ली ए ने अपने 15 शेयर पे हर एक शेयर पे 6-6 रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है,
अभी पार्टली पेड ऑफ शेयर हैं, 6 रुपये पे कर दिया, तो 15 15 इंटू 6 90 रुपीज पे कर दिए। कितने और पे करने बाकी है? 4 रुपये पर शेयर, तो 15 इंटू 4 60, तो 90 पे कर दिया, 60 पेंडिंग है। टोटल कितना पे करना? 150। 150 में तो आपने 90 पे कर दिया 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 4 रुपये पर शेयर पेंडिंग है। अब इससे फुल्ली पेड है, पार्टली पेड है? अच्छा, इस स्टेज पे अगर मैं बोलूं ए की लाइबिलिटी क्या है? 60, वो 60 अमाउंट क्या है? अनपेड वैल्यू है। क्या है? अनपेड। तो ऐसे ही बोलते हैं लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज अप टू द अनपेड वैल्यू। जितनी वैल्यू ऑलरेडी पे हो चुकी है, वो तो लाइबिलिटी अभी खत्म हो चुकी है, और जितनी अभी पे होनी है, क्या वो अनपेड वैल्यू है? तो इसको ऐसे ही बोलते हैं। एक ही बात है। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो रही है? अप टू द फेस वैल्यू। लेकिन उसमें आप जितना पे कर देंगे उतनी लाइबिलिटी खत्म, तो बची कितनी? अनपेड वैल्यू। कितनी बची? अनपेड। तो ऐसे ही बोलते हैं। या बोलते हैं एक बार आपके शेयर फुल्ली पेड अप हो गए तो क्या हो गया? योर लाइबिलिटी हैज बिकम निल। योर लाइबिलिटी हैज बिकम निल। समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज मैंने और समझाई थी आपको। कंपनी जब तक बिजनेस कर रही होती है तो उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। अच्छा, कभी लगता है कि अब बिजनेस चलाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या वाइंडिंग अप शुरू हो जाती है? अच्छा, बताया था वाइंडिंग अप स्टेप है या प्रोसेस है? तो मान लीजिए ये वाइंडिंग अप आपका प्रोसेस, ये वाइंडिंग अप प्रोसेस पूरा, ये पूरा प्रोसेस है। ये स्टार्टिंग डेट ऑफ वाइंडिंग अप, ये क्लोजिंग डेट है। यहां पे कंपनी जाके टर्मिनेट हो जाएगी आफ्टर द वाइंडिंग अप इज ओवर। क्लियर है? मुझे बताइए, ये जो कंपनी अपने मेंबर से जो पैसे मांग सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात कर रहे हैं, ये कभी भी मांग सकती है। इस स्टेज में मांग सकती है, इस स्टेज में मांग सकती है, किसी कहीं मांग सकती है। अच्छा, वाइंडिंग अप जब चल रही है तो कंपनी क्या, कंपनी की लाइफ खत्म हो गई? भी चल रही है। कब खत्म हो गई? लास्ट में। तो प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप है। अब देखो, मान लिया एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल, ए से कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर ले लिए थे यहां पे, तो उसकी लाइबिलिटी तो 150 रुपये की थी, 90 रुपये उसने दे दिए थे। अच्छा, बैलेंस 4 रुपये, क्या अभी भी उसकी लाइबिलिटी थी पर शेयर? एंड 15 इंटू 4 60 रुपीज। अच्छा, क्या कंपनी 60 रुपये, और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो क्या कंपनी यहाँ पे वो 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 15 शेयर पे 60 रुपये मांग सकती है? हाँ या ना? तो किसी भी स्टेज पे आप लाइबल होता है गोइंग कंसर्न एज वेल एज वाइंडिंग अप, कभी भी। लेकिन अगर ए के शेयर यहीं पे फुल्ली पेड अप हो गए जब कंपनी गोइंग कंसर्न थी, तो क्या कंपनी कुछ और मांग सकती है वाइंडिंग अप में? नो। टोटल लाइबिलिटी आपकी उतनी है, वो कभी भी अराइज को मतलब नहीं है। पूरी आपने गोइंग कंसर्न स्टेज पे दे दी थी, खत्म बात। अब कंपनी वाइंडिंग अप में जाए, कुछ भी आपसे कंपनी कुछ भी नहीं मांग सकती। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी पूरी खत्म हुई नहीं थी अप टू द गोइंग कंसर्न स्टेज, तो क्या बैलेंस पैसा कंपनी वाइंडिंग अप में मांग सकती है? यस और नो? मतलब टोटल लाइबिलिटी कितनी है मेंबर की? अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर मेंबर। वो लाइबिलिटी कंपनी कब अराइज कर सकती है? गोइंग कंसर्न एज वेल एज डबल नहीं करेगी कि यहां भी 150 ले लिया इससे और बाद में भी 150, ये नहीं, टोटल 150 है। अब उसमें से क्या है, पूरे 150 पहले ले लिए तो वाइंडिंग अप में कुछ नहीं। अगर यहां 150 में से आपने 90 रुपए लिए तो बाकी 60 रुपए कब ले सकते हैं? इन द वाइंडिंग अप। इज दैट क्लियर? अभी रुकिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बेटा मैंने भी बहुत कुछ याद करके भूल जाऊंगा बीच में, तुम पूछोगे तो, ठीक है? मैंने भी रट्टे मार के आया ना, भूल जाऊंगा बीच में, ठीक है? इज दैट ओके? ये पॉइंट क्लियर सबको? आपको कोई कंफ्यूजन? पक्का? नाउ देखिए, अच्छा, जो अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, कंपनीज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स हुआ कंपनी। अच्छा, हर एक कंपनी का क्या एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में, आगे आएगा आपका, ठीक है? लेकिन नाम तो सुन रखा है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स। अच्छा, मेमोरेंडम में क्या अलग अलग क्लॉज होते हैं, उसमें अलग अलग बातें लिखी होती है। पहला क्या होता है? नेम क्लॉज, सुना तो होगा, उसमें क्या लिखा था? कंपनी का नाम, ठीक है? दूसरा क्या होता है? प्लेस, सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं। उसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम आता है। बता दें, हर एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उस स्टेट का नाम आता है, एड्रेस नहीं आता, खाली स्टेट का नाम आता है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसे लिखा होता है। तीसरा क्या होता है? पढ़ तो रखा है हमने, याद नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसमें सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी जैसे वहां कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी पावर्स के बारे में लिखा होता है। चौथा क्या होता है? लायबिलिटी क्लॉज, क्या होता है? लायबिलिटी क्लॉज। अच्छा, मेमोरेंडम का जो चौथा क्लॉज होता है लायबिलिटी क्लॉज। टेंशन नहीं लेना, भी सारे हम मेमोरेंडम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम जो होता है उसमें क्या लिखा होता है? मेमोरेंडम का जो लायबिलिटी क्लॉज होता है, चौथा नंबर, ये नंबर भी ऐसे होता है, ये नहीं ऊपर नीचे कुछ भी, सबसे पहले नेम होता है हमेशा, दूसरा सिचुएशन क्लॉज, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ लायबिलिटी, फिफ्थ कैपिटल एंड लास्ट इज सब्सक्रिप्शन एंड क्लॉज। सब पढ़ाएंगे, डिटेल में बताऊंगा आपको। लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है?
कंपनी की लाइबिलिटी नहीं भाई, यही तो बताना था, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। कंपनी की लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। मेंबर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, एरो देखो, किसकी लाइबिलिटी? मेंबर्स की टुवर्ड्स द कंपनी, ये लिखा होता है। और अभी तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्या लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सेम बात हो रही है, हाँ है ना, इसी बेस, और वो यहीं लिखा होता है। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज में खाली एक लाइन लिखी होती है, क्या? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर, बस। क्या लिखा होता है? द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर। और इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने आपको बताया, क्या मतलब होता है? जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर उसकी लाइबिलिटी। तो जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, चाहे पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और चाहे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उन कंपनी के मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज, टेंशन मतलब नहीं, सब मेमोरेंडम आएगा, फिर मैं दोबारा बता दूंगा, क्योंकि जब बात चली तो रिलेट करना, देखो ये चीज सब चीज रिलेट करो, तभी तो कंसेप्ट बैठेंगे दिमाग में। तो ऐसे कंपनी के मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में, क्योंकि लाइबिलिटी क्लॉज में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिखी होती है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, तो वहां एक खाली सेंटेंस लिखा रहेगा, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर्स। और उसका मतलब क्या होता है? जो मेंबर जितने शेयर होल्ड कर रहा है उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर उसकी लाइबिलिटी। इज इट ओके? हाँ बेटा, आपका क्या डाउट है? हाँ तो आप माइक दीजिएगा, एक मिनट। कंपनी 15 रुपये कॉलअप करे थे और वो उसने इन्हें बेटा एक मिनट, तो मैं समझ नहीं, आपने क्या बोला, ठीक से आराम आराम से बोलो, ठीक है? हाँ, हड़बड़ी कोई नहीं है। कंपनी ने 8 रुपये कॉलअप करे थे, कंपनी ने 8 रुपए कॉल किए थे, ठीक है? हाँ, और बाकी वो 2 रुपये उसने फंडिंग के वक्त कॉल कर सकती है कंपनी या नहीं कर सकती? भाई मैंने अभी क्या बोला आपको? अरे मैंने क्या बोला आपको कि अगर पूरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई तो वाइंडिंग में कंपनी आपसे मांग सकती है। क्यों क्यों कंफ्यूजन क्या है? सर पर वो तो जैसे तब कंपनी ने पहले, वो तो लाइबिलिटी अराइज हुई नहीं थी मेंबर के टुवर्ड्स पहले। भाई तो वाइंडिंग का फिर वही बात है, क्या जानते हो वाइंडिंग के बारे में? फिर वही बात है, बहम बहुत है कि मेरे को बहुत कुछ पता है। मैं एक बात बोली कि वाइंडिंग में कंपनी खत्म हो जाती है क्या? तो नई प्रोसेस है। प्रोसेस है, एकदम मांग सकती है, एकदम मांग सकती है। अच्छा, वाइंडिंग में ब्रॉडली क्या होता है? एसेट्स रियलाइज होते हैं, बताया था ना। तो जो बैलेंस पैसे लेने हैं ना मेंबर से, कंपनी लेगी, वो भी एसेट का पार्ट बनेगा, वो भी एसेट का पार्ट बनेगा। पैसा अच्छा चाहिए, उसकी लाइबिलिटी है मेंबर की, तो कंपनी क्या है? अरे कंपनी का राइट है ना, तो कंपनी जिससे जो लेने हैं पैसे लेगी ना पहले, वो ये भी लेगी और वो सब एसेट का पार्ट बनेगा, फिर उसमें से क्या करेगी? लाइबिलिटी चुकाएगी, एकदम ले सकती है। अब दिमाग में पहले बैठा हो कि सब वाइंडिंग में तो हो गया खत्म, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए तो पहले होता है वाइंडिंग इज नॉट अ स्टेप, इट्स अ प्रोसेस। जहां तुमने स्टेप समझा वहीं गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने एक कंपनी के शेयर लिए लिमिटेड बाय शेयर के, आपकी लाइबिलिटी फिक्स हो गई इतनी है, और लाइबिलिटी कंपनी आपकी कब आपको लाइबल करती है वो कंपनी पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? देखिए, इज इट ओके? नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड कैट। एक सेकेंड, एक दो पॉइंट आपका। रिजर्व कैपिटल में कौन बैलेंस रखती है? वंश गोयल बेटा, आपने क्या लिखा है रिजर्व कैपिटल क्या? ये आप मुझसे अलग से बात कर लेना, मुझे लगता है यू आर गोइंग हेवायर, ठीक है? पता नहीं रास्ता भटक गया आप, ठीक है? और सुन बहुत कुछ रखा है, वही होता ना, हमने बहुत सारे चीज़ सुन रखी है लेकिन समझ नहीं है। देखो, समझ और सुनने में बहुत फर्क होता है। अच्छा एक चीज़ सुना को, आपसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे आजकल के बच्चे तो 3-3 साल के, 2-2 साल के ना ऐसे झटके से मोबाइल चलाते हैं, हम तो अब 70 साल के हो तब भी हमें ठीक से मोबाइल होता ना। सुना ऐसे बच्चे कैसे अंगूठा चलाते, ठीक है? और आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या क्या चीज़ें पता होती है, हम तो इतने बड़े हो गए तब भी हमें ठीक। लोग बोलते हैं पहले, ये आज के इतने छोटे छोटे बच्चे इतने ये करते हैं, हम तो इतने बड़े हो गए ठीक से पैंट नहीं पहननी आती थी, बोलते हैं ना, बड़े हंसी मजाक बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आज वालों को क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है, नॉलेज के नाम पे ढेला पता है उनको, कुछ नहीं पता उनको। नॉलेज खत्म है, मैं बता रहा हूँ उनको। और भ्रम क्या होता है, जो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, उनको लगता है हमें आता बहुत कुछ है, कुछ नहीं आता उनको। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा एक बताओ, ये कंपनी का मैंने चार्ट बनाया था, इसमें सब टर्म तुमने पहले सुन रखे होंगे,
होल्डिंग नाम तो सब सुन रखे, होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट, क्या ये क्लैरिटी थी कि कैसे प्लेसिंग हो रखी है? टर्म तो सब सुन रखे हैं, इंफॉर्मेशन तो सारी है, बट अंडरस्टैंडिंग है कैसे सेट हो रखी है। और ये कोई गूगल में दिखा दे तो मैं मान जाऊं कि साहब ये समझा दे गूगल आपको। तो बात को समझ क्या था, दुनिया भर की इकट्ठी, वही वंश भी कर रहा है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है और उसको पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। ठीक है बेटा, अलग से पूछ लेना तो, ठीक है। ये क्या लिख रहे हो, यूएस भाई का डाउट है, क्या लिख रहे हो? एनीवे, चलो देखिए नेक्स्ट इज द, बेटा अलग से बात कर लेना फोन में मेरे से, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगेन कंपनी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। सब लिखा हुआ बुक में, मैं दिखा दूं, आप समझ लीजिए, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। अच्छा, इनको शॉर्ट में हम गारंटी कंपनी जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गारंटी कंपनीज। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलिए, गारंटी कंपनी, वन एंड द सेम थिंग। शॉर्ट में बोलते हैं गारंटी कंपनीज। क्लियर है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और गारंटी कंपनीज। आपको मैंने बार बोला ना, मैं कंपनी लॉ ना स्टार्ट करने में ना बहुत ज्यादा, शुरू में स्टार्टिंग में पहला चैप्टर, ये पहला ही है, मतलब वो तो पहले तो मैं लॉ के बारे में जनरल बात की थी, लॉ पर्टिकुलर एक्ट जो है ये पहला था। मैं थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हुआ शुरू में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस टॉपिक में। दिक्कत क्या आती है कि बच्चे ने क्या थोड़ा थोड़ा था कुछ चीज सुन रखी होती है और वो बीच में टांग जरूर अड़ाता है। याद है मैंने पहले लेक्चर में क्या बोला था, कंपनी जैसे स्टार्ट किया था, क्या बोला था, भैया पहले वाला ज्ञान अगर कहीं क्लैश करे तो सोच लेना कि वो गलत हम समझ रहे थे। सीधा सा फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। अच्छा, वही इंडियन कॉन्टेक्ट से स्टार्ट करो, उसे कुछ नहीं पता कॉन्टेक्ट के बारे में, एकदम सही रहता है। अच्छा क्या हुआ, हाँ ये होता ही, ठीक है। और जहां आपने कंपनी स्टार्ट किया वो बीच में अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है। और वो दिक्कत क्या है, मैंने बोला नहीं पता होना बेटर है, गलत पता होना और डेंजरस है, वो बड़ा खतरनाक मामला है वो। और जो 11th-12th में ये सब कंपनी लो फंपनी लो पढ़ाते हैं भाई, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। आप जब जाओगे ना कंपनी लॉ मैटर्स में, होता है लोग कहते हैं जो अच्छे एक्सपर्ट हैं, कोई कंपनी में किसी मैटर में उनको कंसल्टेंसी देनी होता है, कोई मैटर में कंपनी कंफ्यूज है, मैनेजमेंट क्या करना है, लॉ के प्रोविजन के हिसाब से क्या होना चाहिए, लोग 3 पेज के ओपिनियन बना के देते हैं। जो अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट है कंपनी लॉ के, ठीक है, 3 पेज के ओपिनियन बना के देंगे, साहब मेरे हिसाब से लॉ के हिसाब से ये करना चाहिए। 2-2 लाख रुपए बिल भेज देते हैं। इतना आसान है, खड़े खड़े पढ़ लें, ठीक है, कौन देगा 2 लाख रुपए? ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है बेटा, ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब पहले जो पढ़ा तो रहने दीजिए, वो कहा अधूरी अधूरी गलत सलत बातें बता देते हैं, अब वो बात बार बार ट्रबल क्रिएट करेगी। अच्छा, एक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक, तो क्लियर था कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट कंपनी एक चीज नहीं होती, अलग अलग चीज होती है, वही गड़बड़ कर रहे थे। तो क्या होता है, आज ही क्लैरिटी के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा टाइम, ठीक है, ठीक है। मेरे तो कई लोग बोलते हैं कि साहब आप इतना ज्यादा क्यों बताते हो, शॉर्टकट में बताओ, पास कराओ एग्जाम में, ठीक है। बट मेरा दिल नहीं मानता एज ए टीचर कि चीज जब समझ ही नहीं आएगी तो खाली एग्जाम पास करके भी क्या हो जाएंगे, भोंदू घूमते रहेंगे, फायदा क्या है। द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दैट इज द बोथ, इनको शॉर्ट में कहते हैं गारंटी कंपनीज। अच्छा, इन कंपनी में, अच्छा ये पूरा टॉपिक क्या चल रहा है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी, पूरा टॉपिक ये चल रहा है, उसी बेसिस हम बात कर रहे हैं। तो जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उनमें मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे होती है। अच्छा, मेंबर्स की लायबिलिटी डिफाइन कहाँ होती है, अभी बता, लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम हर कंपनी का होगा ना, ये सुनो। इसका मतलब जो गारंटी कंपनीज होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक, उनके मेमोरेंडम एसोसिएशन में के लायबिलिटी क्लॉज कैसा होता है। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मेमोरेंडम का लायबिलिटी क्लॉज मैंने कहा था, उसमें एक सेंटेंस लिखा था, अभी जो बता दिया क्या, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बाय शेयर, बस। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, गारंटी कंपनी जो अभी हम बात कर रहे हैं, उनके मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज कैसा होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। पहले उस लायबिलिटी क्लॉज के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, लायबिलिटी क्लॉज ऑफ एमओए ऑफ गारंटी कंपनीज, क्लियर है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। अच्छा, इनमें क्या होता है, मेंबर्स के नाम लिखे रहेंगे, क्या लिखे, नाम। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे नाम लिखे हुए हैं, और हर एक के नाम के आगे कुछ अमाउंट लिखा होगा। जैसे मान लीजिए ए के नाम क्या लिखा, 100 रुपए, बी के नाम क्या लिखा, 500 रुपए, सी के नाम क्या लिखा, 300 रुपए, समथिंग लाइक दैट, डी के नाम क्या लिखा, 150 रुपए,
ऐसे कुछ लिखा हो, इसका मतलब क्या? उनके सिग्नेचर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ए ने कंपनी को प्रॉमिस किया है कि मैं 100 रुपये पे करूँगा, बी ने कंपनी को प्रॉमिस किया है मैं 500 रुपये, या ऐसे कहते हैं ए ने कंपनी को गारंटी दी है कि मैं इतने पैसे पे करूँगा, बी ने गारंटी दी है कंपनी को मैं 500 रुपये पे करूँगा, सी ने गारंटी, सबके नाम क्या अगले साइन होंगे। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि ये हम कब पे करेंगे? जब कंपनी वाइंडिंग में जाएगी। कब कब कंपनी कहाँ जाएगी? वाइंडिंग। अभी आप ही का पॉइंट पे आगे देखो, आप सुनो वाइंडिंग में लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी वाइंडिंग में ही अराइज होती है, यहाँ वाइंडिंग लाइबिलिटी में लाइबिलिटी अराइज वाइंडिंग में होती है। अच्छा, इसने क्या ए ने गारंटी कंपनी को क्या दी है? इस एग्जाम्पल में ए ने कंपनी को क्या गारंटी दी है? दैट आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंड। इसका मतलब पहली बात बताइए, ए की लाइबिलिटी कहां तक है? नहीं, कहां तक, कितना, टू व्हाट एक्सटेंट? 100 रुपये। वो कहां लिखी हुई है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में कहा? लाइबिलिटी क्लॉज। तो मैं ऐसे बोल देता हूं, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अप टू एन अमाउंट स्पेसिफाइड वेयर in the liability clause of memorandum which have undertaken to pay, which have agreed to pay when the company goes into winding up। बोल सकता हूँ yes or no? आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा दे कैसे किस तरह की चीज होती है। तो कैसे इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अप टू एन अमाउंट, विच अमाउंट? स्पेसिफाइड वेयर in the liability clause of member in front of his name, and which agreed to pay when the company goes into winding up। इसका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? जो मेंबर के नाम के आगे जितना अमाउंट लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, वहीं तक उसकी लाइबिलिटी, वहीं तक उसकी लाइबिलिटी है। अच्छा, क्या कंपनी ए से 100 रुपये से ज्यादा मांग सकती है? क्या बी से 500 रुपये ज्यादा मांग सकती है? नहीं। अच्छा, ये भी कम मांग सकती है जब वाइंडिंग, जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न से मांग सकती है? नहीं। इसे प्रॉमिस ही क्या किया? जब वाइंडिंग में कंपनी जाएगी तब मैं पे करूंगा, और इस पैसे का भी इस्तेमाल करना फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी। अच्छा, तो एसेट्स आर रियलाइज, ये भी एसेट का पार्ट बन जाएगा, ये जो पैसा देंगे ये भी एसेट का पार्ट बन जाएगा, एंड यूज फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये भी लाइबल इतने तक हैं, और भी कब लाइबल होंगे? जब कंपनी वाइंडिंग में। क्या कंपनी इस एग्जांपल में बी से 500 रुपये मांग सकती है जब कंपनी गोइंग कंसर्न स्टेज में? नहीं। कब मांग सकती है? ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। इसका लेकिन लिमिटेड बाय शेयर में क्या है? लाइबिलिटी कभी भी राइज होती है गोइंग कंसर्न एज वेल एज द वाइंडिंग अप। समझ आया या नहीं आया? तो इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होती है? अप टू द अमाउंट, विच अमाउंट? स्पेसिफाइड वेयर in the liability clause of memorandum and which have promised to pay, guaranteed the company to pay when the company goes into winding up। इस liability उतनी है जितने नाम के आगे लिखी है। कहाँ? liability clause memorandum। कब राइज होगी? when the company goes into winding up। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा ज्यादा, सब लिखा हुआ है, टेंशन समझने में ध्यान दे। जहां बोलता हूं लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मत लिखो, ठीक है? और जहां बोलता हूं लिखो तो लिखना है, ठीक है? जो चीज लिखी हुई उसको लिख के आप टाइम का अपना खराब करें। फोकस और अंडरस्टैंडिंग, जरूरत ही नहीं, लिखी हुई ऑलरेडी, क्यों लिख रहे हो? दोबारा लिख रहे हो उस चीज को। इज इट ओके? पॉइंट क्लियर हुआ है सबको? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लाइबिलिटी कितनी होती है? जितना नाम के आगे लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ है? लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। कब राइज होती है? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। और ऐसी कंपनी को हम शॉर्ट में गारंटी कंपनी बोलते हैं। क्या होता है? गारंटी कंपनीज। अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो ये बोलते हैं कि साहब ये कैसे तय होता होगा, साहब ये अमाउंट कैसे तय होता होगा? पहली बात आपके नॉलेज के लिए बता दूं, गारंटी कंपनी बहुत कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। क्या है? अभी बता, ज्यादातर कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर। बता ना, लिमिटेड बाय 99% ज्यादा बोल रहा हूं तो बची क्या? इसका तो क्या जो लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, ये सब मिला के का 1% से भी कम है। हाँ, जो वो मोर देन 99% है, ये बची क्या? लेस देन 1%। ये सब मिला के है। इसका तो ये बहुत रेयर कंपनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी ऑन दैट, ये प्रॉपर बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं होती है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही कंपनी बिजनेस करी जरूरी नहीं है। अच्छा, सुना बहुत सारे क्लब्स होते हैं, सुना लोग क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, वहां जाके आप बहुत सारी फैसिलिटी यूज करते हैं और आपको क्लब की मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। सुना तो होगा इस तरीके से, पंजाबी बाग क्लब, जिम खाना क्लब, सुना होगा, ठीक है? ऐसे ऐसे क्लब होते हैं। तो कई सारे क्लब कंपनी फॉर्म में चल रहे हैं। किस फॉर्म में चल रहे हैं? कंपनी फॉर्म में। कौन सी कंपनी बन रखी है? गारंटी कंपनी। कौन सी कंपनी बन रखी है? गारंटी। अच्छा बताइए, वहां क्या बिजनेस हो रहा है? क्या एक कॉमन फैसिलिटी? अच्छा, क्लब का खर्चा किससे चलता है? जो मेंबरशिप ले रहे हैं, क्या मेंबरशिप चार्जेस पे करते हैं? अच्छा, ये मेंबर का मतलब कंपनी वाला मेंबर है, शेयर वाला मेंबर है? अरे आप किसी क्लब की आप मेंबरशिप लेते हैं तो क्या वो कंपनी वाला मेंबर है, शेयर वाला मेंबर है? क्या शोल्डर है वो? नहीं, वो अलग चीज है। कहीं कंफ्यूज हो, सब मेंबर मिला दिया बच्चे ने। बता, वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो क्या उनसे खर्चा उनका चलता है? क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? तो क्या उनको कोई शेयर कैपिटल की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसका तो इनमें कोई शेयर कैपिटल ऐसा कंसेप्ट नहीं होता।
कोई कंसेप्ट। अच्छा, जब वो क्लब बना होगा, जब बना होगा कंपनी फॉर्म में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो क्या कुछ लोगों ने मिलकर बनाया होगा? क्या उन्हीं के तो नाम आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ या ना? और उन्होंने खुद तय किया हुआ साहब, अगर हमारी कंपनी वाइंडिंग में चली गई तो हम कौन कौन कहते हैं, ये तो छोटा छोटा बड़े अमाउंट है, बड़े बड़े अमाउंट भी हो सकते हैं, हम इतने इतने के लिए हम लायबल होंगे। उन्होंने आपस में तय कर लिया, वही लिख दिया, वही क्या है। तो कंपनी बनाने से पहले कुछ लोग ग्रुप बना, उन ग्रुप में आपस में डिसाइड किया कि साहब हम एक कंपनी फॉर्म में एक क्लब सेटअप करेंगे। कौन सी कंपनी? लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर कंपनी कल के दिन वाइंडिंग में चली जाती है तो किसकी कितनी लायबिलिटी होगी और कितना वो कंपनी को पे करेगा, एंड वो सब आपस में तय कर लिया, उसके हिसाब से यहाँ पे लिख दिया। क्या इस तरीके से डिसाइड होता है? ये सुनो, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड। तो ये कोई प्रॉपर बिजनेस करने वाली कंपनी नहीं, वो कौन सी होती है? लिमिटेड बाय शेयर्स। इज इट ओके? समझ आया नहीं समझ में आया? नाउ आई मूव ऑन थर्ड वन, अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज, बोथ कंपनी के बाद तो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट अनलिमिटेड, पब्लिक अनलिमिटेड। नाम से क्या पता लग रहा है? क्या यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट होगी? अच्छा, था लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। पहले हमने कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड किया था, है ना? लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। पहले तो ये दिया ना, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। फिर लिमिटेड को दो पार्ट में डिवाइड किया, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसे किया था ना। सेम ऐसे यहाँ भी। अच्छा, तो लिमिट के बच्चे सर ये क्या बना दिया आपने जाल, ठीक है। मेरे को क्या था, एक कंसेप्ट बिठा लो और उस पर आप सोचते जाओ, पूरा सब्जेक्ट तैयार कर सकता हूँ मैं वहीं से। इसको होता है प्रिंसिपल से पकड़ के चीज को पूरा बनाना। मतलब एक आपने सीड डाल दिया है और पेड़ बन जाएगा पूरा। होता ऐसे ही है, लेकिन लोग ऐसे पढ़ते नहीं है। सब चीज कनेक्ट हो जाएगी, सब चीज कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन क्या होता है, वो पढ़ते ही नहीं। वैसे बच्चे की गलती नहीं है, पढ़ाया भी नहीं जाता वैसे। अब देखिए, लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय दोनों ही लिमिटेड है कि नहीं? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी दोनों ही लिमिटेड है। क्या दोनों ही केस में मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट थी? हाँ, लिमिट अलग अलग तरीके से थी। ये सुनो, तरीका अलग अलग था। वो शेयर जितने होल्ड कर रहे हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू के बराबर। अब वहां पे जो आपके नाम के आगे लिखा हुआ है इन द लायबिलिटी क्लॉज, ये सुनो तरीका अलग, लेकिन दोनों में लायबिलिटी पे क्या अपर लिमिट थी, इतनी ही लायबिलिटी, इससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं है। समझ आया नहीं आया? ये सुनो, लेकिन तरीका अलग अलग था, लिमिट निकालने का तरीका अलग अलग। इसे दो तरह के, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, इसका मतलब जो अनलिमिटेड कंपनी होगी, क्या उन कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट होगी, अपर लिमिट, या कोई लिमिट नहीं होगी? सिंपल सा, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिनके दे नो अपर लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, एंड नो अपर लिमिट, एंड कुछ भी हो सकती है, नो अपर लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अनलिमिटेड कंपनी है। लेकिन कैसे थे, ये एक्सेप्शन की तरह है। हाँ ना? अरे ज्यादातर कंपनी कौन सी होती है? लिमिटेड। और लिमिटेड में भी ज्यादा कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स। तो क्या वहां मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है? और इवन लिमिटेड बाय गारंटी वहां भी लिमिटेड है, लिमिटेड अलग तरीके से। ये सुनो, अच्छा, ऐसी कंपनी के मेमोरेंडम में जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, इनके मेमोरेंडम की लायबिलिटी क्लॉज, पता है लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर। तो जो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, उनके मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज में खाली एक सेंटेंस लिखा रहेगा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। क्या लिखा रहेगा? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। वह तीनों का मेमोरेंडम का लायबिलिटी को पता है, उसी से लिंक किया है कि मेमोरेंडम की लायबिलिटी क्लॉज में ही तो लिखा होता है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी। और हम पढ़ के रहे भी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी के बेसिस पे कंपनीज का क्लासिफिकेशन। तो वहां खाली एक लाइन लिख रही है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। इज इट ओके? समझ आ रहा है सबको? पक्का? नाउ अच्छा, एक चीज बताओ, पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? और अनलिमिटेड कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी आपके सामने है ना। अरे अनलिमिटेड है कि नहीं है? तो मेरा एक सवाल है, ध्यान जवाब देना, कि दोनों में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो दोनों की लायबिलिटी में क्या फर्क है? बेटा क्वेश्चन क्या पूछेगा उसका हिसाब जवाब दे। कोई भी डिफरेंस नहीं बताना फर्म और कंपनी का, इस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस बताइए। एज फार द लायबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? मेंबर। वहां कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? पार्टनर।
उनकी लाइबिलिटी, दोनों में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, फिर फर्क क्या है या कोई फर्क नहीं है? पार्टनरशिप में फर्म की लाइबिलिटी, हम लोग पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो किसकी लाइबिलिटी बोल रहे हैं? आगे और से आगे बढ़ो, रास्ता तो सही पकड़ लिया, आगे और बढ़ो मंजिल को। हाँ गाड़ी, हाँ बोलो। और कोई? काफी हद तक इन्होंने सही जवाब दे दिया है, आई अप्रिशिएट। देखिए समझिएगा क्या है। मान लिया एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका कोई क्रेडिटर है, लेट्स से एक्स। अच्छा, क्रेडिटर का मतलब क्या है? मान लिया इसने इस फर्म को लोन दे रखा है, क्रेडिटर होगा। माल उधार में बेच रखा है, पढ़ते हो ट्रेड क्रेडिटर, पढ़ते हो बैलेंस शीट में, क्लियर है? पैसे उधार दे रखे हैं, माल उधार दे रखा, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। क्या ये अपने पैसे रिकवर है, ये क्रेडिटर फर्म का? और मान ली इस फर्म, मान ली ये फर्म है एबीसी एंड कंपनी, बता रहा ये फर्म का नाम होता है, कंपनी का नाम नहीं है, बताया था कल ही बताया था। अब मान ली इसके 3 पार्टनर्स है ए बी एंड सी। अब फर्म का नाम क्या है? एबीसी एंड कंपनी, एंड हु आर द पार्टनर? एबीसी। क्या ये फर्म का जो क्रेडिटर एक्स है, क्या अपने पैसे रिकवर करने के लिए क्या पार्टनर्स को डायरेक्टली सू कर सकता है? हाँ या ना? क्यों कर सकता है? क्योंकि आप क्रेडिटर ऑफ द फर्म है, फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द, फिर वही कंसेप्ट है, फिर वही कंसेप्ट पे आ जाइए। आप क्रेडिटर ऑफ द फर्म है और फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर, इसे आप क्रेडिटर ऑफ ऑल द पार्टनर्स हैं। तो क्या ये आपने पैसे रिकवर करने के लिए एक्स, क्या इनको भी आपको क्या कोर्ट में घसीट सकता है? यस और नो? एकदम घसीट सकता है। वाई? बिकॉज फर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब आते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी है और उसके मान लिया मेंबर्स हैं M1, M2, M3 एंड सो ऑन, जो भी है, ये अलग अलग मेंबर है, बहुत सारे मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए बहुत सारे इसके मेंबर हैं। इस अनलिमिटेड कंपनी ने किसी वाई से लोन वो ले रखा है, वाई इज द क्रेडिटर ऑफ दिस, कोई बैंक है या कोई भी है, लोन ले रखा है या माल उधार, वो भी क्रेडिटर है। क्या ये अपना अपना पैसा रिकवर करने के लिए अनलिमिटेड कंपनी को बोलेगा? हाँ है ना? क्या वो डायरेक्टली मेंबर को टच कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, सेपरेटली करने के तो सभी कंपनी में होता है, ये थोड़ी कि सब अनलिमिटेड में नहीं होता, लिमिटेड में होता है, थोड़ी है हर कंपनी में। हम लोग कंपनी का कैरेक्टर से, कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, मैंने जब पढ़ा कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इज अ पर्सन, इट मींस इट हैज गॉट, तो मैंने बोला था लिमिटेड कंपनी में ऐसा होता, अनलिमिटेड में ऐसा नहीं होता, ऐसा बोला था। हर कंपनी में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका ये अलग है और मेंबर अलग है। और ये क्रेडिटर किसका है? कंपनी का है, मेंबर का नहीं है, मेंबर का नहीं है। इसको जो मांगना है कंपनी से मांगे, कंपनी इसे देने के लिए किससे मांगेगी? मेंबर से। अच्छा, मेंबर ये नहीं बोल सकता कि मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगा, क्या लाइबिलिटी से क्या है? एक अनलिमिटेड कंपनी में अपनी उस कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को पे करने के जितने भी पैसे चाहिए, क्या वो मेंबर से मांग सकती है? यस और नो? लेकिन क्या डायरेक्टली क्रेडिटर टच कर सकता है मेंबर को? नहीं, नॉट एट ऑल। क्या ये डिफरेंस भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आया? सेपरेट लीगल, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। क्या आंसर फिर घूम फिर के वहीं पे आ गया? यस और नो? अभी कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइबिलिटी in the case of partnership from liability of partners and liability of members in the case of unlimited company? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा तो इस बात, अच्छा पार्टनरशिप फर्म क्या इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड? अनइनकॉर्पोरेटेड। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड एन अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी? अच्छा, यहाँ कंपनी का मतलब कंपनी नहीं है, क्या है? एसोसिएशन। पार्टनरशिप फर्म भी एसोसिएशन पर्सन है। अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी किसकी बात कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। क्या वही क्वेश्चन है? What is the difference between incorporated company and unincorporated? वहाँ कंपनी का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप फर्म भी एसोसिएशन। इसका तो ये सेम क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो घूम जाएगा मैक्सिमम लोग, सब ये क्या जवाब दें। जनरल डिफरेंस मतलब लिखना, फर्म और कंपनी के डिफरेंस लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछा लाइबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस बताइए। क्या ये डिफरेंस का आंसर भी किसके बेसिस पे आया? कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल। क्या समझ में आ रहा है? ये सारा बेस है। और पार्टनरशिप फर्म does not have separate legal entity.
इज नोन बाय इट्स पार्टनर्स, नोन बाय इट्स पार्टनर्स। समझ आया? अच्छा ये तो अनलिमिटेड कंपनी की बात थी। अब मैं बात करता हूँ लिमिटेड। अच्छा ज्यादातर कंपनी कौन सी होती है? लिमिटेड। लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा हम पढ़ के रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स का मतलब जनरली क्या होता है? तो जनरली क्या है? कौन सी कंपनी है? लिमिट। इसे होता है लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर। वन ऑफ द कैरेक्टर कंपनी की कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कि ज्यादातर कंपनी वैसी है। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब जनरली क्या होता है? जनरली क्या होता है मुझे बताइए। अब एक लिमिटेड कंपनी के बारे में सोचो, कोई भी, हम कोई भी मान ले, एक कंपनी लेते हैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इट्स अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पब्लिक कंपनी नजर आ रही है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये सुनो, अच्छा सेक्टर वाइज क्या है? प्राइवेट। तो बार बार फिर वही कंफ्यूज मत हो जाना, हमें सेक्टर से कोई लेना नहीं। फिर बोलोगे सर आप इसको पब्लिक कंपनी बोले तो प्राइवेट कंपनी है। अरे प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। अब सेक्टर से हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है? देखिए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। बता ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है। ये कंपनी कौन सी है? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा इन्फोसिस के ऊपर कोई भी बर्डन है, क्रेडिटर्स का कुछ भी लोन ले रखा है, कुछ भी आपको, ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, क्या वो मेंबर्स को इससे कोई मतलब है कि आपने कितना बोरिंग कर रखी है? कोई मतलब है? मतलब यार मेरे तो लॉ के हिसाब से जितनी लाइबिलिटी फिक्स है इन द लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम लिखा हुआ है ना, मैं तो उतना ही पे करूंगा। हाँ है ना? इसको ऐसा बोल सकते हैं भी वॉट एवर द लाइबिलिटी यू मे हैव टुवर्ड्स योर क्रेडिटर, वी आर नॉट कंसर्न, वी विल ओनली पे दैट मच विच इज रिक्वायर्ड एज पर लॉ। लॉ के हिसाब से हमारी जितनी लाइबिलिटी हम उतना ही पे करेंगे। हमें उससे कोई मतलब आपकी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर कितनी है, हमें उससे क्या ये कंसेप्ट भी सेपरेट लीगल एंटिटी बेस्ड है? भाई तुम्हारा क्रेडिटर मान लीजिए एसबीआई से लोन ले रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एसबीआई किसका क्रेडिटर है? इन्फोसिस का। तो क्या एसबीआई इसका क्रेडिटर हो जाएगा? नहीं। क्यों? ये अलग है और ये अलग है। समझ में आई बात या नहीं आई? फिर क्या ये कंसेप्ट किससे लिंक हो गया? सेपरेट लीगल। सो फिर भी वही बात आ गई, क्योंकि कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द मेंबर, इसलिए मेंबर क्यों कंपनी की जो लायबिलिटी उसके लिए वो क्यों लायबल होगा? अच्छा कंपनी ने एसबीआई को जितना लोन चुकाना है वो कंपनी की लायबिलिटी है ना, किसके प्रति? एसबीआई क्रेडिटर के प्रति। तो उसके लिए इसको क्या मतलब है? इसको क्या मतलब है? ये बोले भैया तुम अलग हो और मैं अलग हो, मेरी तो जितनी लायबिलिटी लॉ के हिसाब से फिक्स है मैं तो उतना ही पे करूंगा, मैं उतना ही पे करूंगा। इसका क्या है? कंसेप्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी बेस्ड है। यस और नो? व्हाट एवर द लायबिलिटी यू मे हैव टुवर्ड्स योर आउटसाइडर, इसकी लायबिलिटी है ना। एसबीआई किससे मांगेगा? कंपनी इन्फोसिस से मांगेगा। इससे एसबीआई के इसको टच कर सकता है? वो तो अनलिमिटेड कंपनी में भी मैंने बता टच नहीं कर सकता। हाँ अनलिमिटेड कंपनी में ये था, एक कंपनी को बाहर वालों को चुकाने के लिए जितने पैसे चाहिए कंपनी उस हद तक मेंबर से मांग सकती है, कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है अनलिमिटेड कंपनी में। लेकिन जो लिमिटेड कंपनी, जो ज्यादातर कंपनी होती है, क्या कंपनी कुछ भी मांग सकती है? जितना डिफाइंड लॉ में जितना अपर लिमिट है। इसका मतलब क्या? कंपनी कितनी लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइड हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मेंबर ही ऑन लायबल ओनली टू दैट एक्सटेंट विच ही इज रिक्वायर्ड टू पे एज पर लॉ, एज पर लॉ। और जो लायबिलिटी उसके डिफाइंड कहां पे? इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। समझ आया या नहीं आया? पक्का? एक बार बुक में आइए, देखिए अच्छा हमारे कैरेक्टर जो फीचर चल रहे थे, पहला था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अच्छा कहीं पता लिमिटेड लायबिलिटी, मैं बता किसकी लिमिटेड लायबिलिटी? कंपनी की। अरे कंपनी की लायबिलिटी नहीं बात कर रहे हैं, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो पूरा बोलते नहीं है, पूरा लिखते हैं, उससे कंफ्यूज आते हैं। द प्रिंसिपल, अच्छा ज्यादातर कंपनी कौन सी है? लिमिटेड। लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर। देखिए लिखो, द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस अंडर कॉर्पोरेट एंटिटी। कंपनी बना के बिजनेस करने का फायदा क्या है? भैया आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मेंबर है, फिर भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। कंपनी की लायबिलिटी अलग है, आपकी लायबिलिटी अलग है। अच्छा वही फर्म बनाए करो तो क्या होगा? फर्म की सारी लायबिलिटी किस पे आ जाती है? पार्टनर्स पे आ जाती है। हाँ है ना? प्रोप्राइटरी पर्सन बनाओगे सारी लायबिलिटी प्रोप्राइटरी पे आ जाएगी। ये सुनो, ये फायदा ना कंपनी बना के कि आप पैसा लगा रहे हैं, शेयर ले रहे हैं, लेकिन सारी लायबिलिटी आपकी नहीं। द प्रिंसिपल एडवांटेज डूइंग अ बिजनेस अंडर कॉर्पोरेट एंटिटी दैट इट हैज लिमिटेड लायबिलिटी ऑन इट्स मेंबर। लायबिलिटी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। दैट द डेट्स ऑफ दो, क्या इसका मतलब क्या है? द डेट्स ऑफ द कंपनी। अच्छा कंपनी के जो क्रेडिटर हैं, क्या कंपनी का कर्जा है वो? है ना? डू नॉट बिकम द डेट्स ऑफ द मेंबर। आगे ना, कंपनी के जो डेट्स हैं, कंपनी की जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स द क्रेडिटर, वो मेंबर की लायबिलिटी नहीं है। मेंबर अलग है और कंपनी अलग है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर डिपेंड्स अपॉन द काइंड। अब यह डिपेंड करता है कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन किस तरह की कंपनी है? बता था लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी। डिपेंड्स अपॉन द कंपनी ऑफ इज ए मेंबर, काइंड ऑफ कंपनी। अ कंपनी में भी लिमिटेड बाय शेयर,
और लिमिटेड बाय गारंटी, सब ऐसे बताया था. इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, द लाइबिलिटी ऑफ इन मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू. बता जितना पे कर दिया जो बचा हुआ है. अच्छा, टोटल लाइबिलिटी कितनी है? अप टू नॉमिनल. जितना पे कर दोगे वो तो खत्म, बची हुई क्या है? अनपेड वैल्यू. एक ही बात है. इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर. कब? टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. और ये गारंटीड अमाउंट लिखा कहाँ होता है? उसके नाम के आगे. कहाँ पे? लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम. अच्छा, हाउएवर इफ मेंबर्स विश दे कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. चाहे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बना सकते. इन दैट केस द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड. लेकिन क्या ये जनरली ये कंपनी ऐसी है? एक्सेप्शन की तरह है. एक्सेप्शन ज्यादातर कंपनी कौन सी है? लिमिटेड. और लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर. तो इसलिए कैरेक्टर्स जो फीचर जो पढ़ते हैं बोलते हैं लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. इस साथ में बता दी ये भी केस है, बट ये एक्सेप्शन की तरह. क्लियर है? एक बार आप बुक में आगे आइए, ये निकालिए पेज नंबर 134. एक टॉपिक दे रखा है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कंपनी. दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. क्या ये बताया था? ये टॉपिक भी साथ में पढ़ा दिया मैंने. कई बच्चों से इतना से पढ़ाया सबने. अब देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा अनलिमिटेड कंपनी. आ गया वो तीनों आ गया. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम. मेमोरेंडम में लिखा होता है लायबिलिटी क्लॉज में कि टू द अमाउंट. कितना अमाउंट? इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर. इफ एनी क्यों? अगर पूरा पे कर दोगे तो क्या होगा? लायबिलिटी खत्म. अनपेड ऑन द शेयर विच शेयर रिस्पेक्टिव हेल्ड बाय देम. जितने शेयर आप होल्ड कर रहे हैं उन शेयर में जो अनपेड वैल्यू है, और जितना आपने पे कर दिया वो तो खत्म. टोटल लायबिलिटी आपकी फेस वैल्यू के बराबर होती है. उसमें जितना पे कर दिया खत्म, बाकी जो बची हुई आपको क्या है? अनपेड वैल्यू. पॉइंट टू रिमेंबर देखिए, द कंपनी कैन कॉल द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इवन इन वाइंडिंग. ये बताया था? अरे ये बताया था. वेयर द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप. अगर शेयर फुल्ली पेड हो जाए देन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर होल्डिंग सच शेयर इज निल. सब कुछ पहले बता दिया मैंने आपको. इन नो सर्कमस्टांसेस कैन द शेयरहोल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर. क्या कंपनी किसी भी हालात में कंपनी बोल सकती है जहां हमारे पर इतना कर्जा आ गया, हमें इतने लोग के पैसे चुकाने हैं, इतने बैंक के पैसे हमें और दे दो, मांग सकती है? नो. एक बार आपके शेयर फुल्ली पेड अप हो गए, जितना अनपेड वैल्यू उससे ज्यादा कंपनी आपसे कुछ भी नहीं मांग सकती, क्योंकि आप अलग है और कंपनी अलग है. वही सेपरेट लीगल एंटिटी. सब बात घूम फिर के वहीं आ रही है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड बाय द मेंबर. मेमोरेंडम में लायबिलिटी लिखी होती है कितनी? टू सच अमाउंट एज अ मेंबर में रेस्पेक्टिव अंडरटेक. बता हर एक मेंबर ने क्या एग्री किया है अपने नाम के आगे लिखवाने के लिए. बताया था ना, वो पहले एग्री करते हैं फिर उसके हिसाब लिखा जाता है. एज द मेंबर में अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट. कंट्रीब्यूट व्हाट? टू द एसेट्स. बताया था वाइंडिंग में जो पे करेंगे तो क्या एसेट का पार्ट बन जाएगा. बताया था जो पे करेंगे क्या बन जाएगा? एसेट का पार्ट. उससे लायबिलिटी. कब? इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप. बताया था जो वो वाइंडिंग में पे करेंगे क्या बनेगा? एसेट्स का पार्ट बनेगा. उससे कंपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगी. लिखा ना इसकी लायबिलिटी कितनी होती है जिसमें मेमोरेंडम में लिखी हुई है, और जो उसने एग्री किया है टू कंट्रीब्यूट. एंड कब? व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द एसेट इन द वाइंडिंग इन द पार्ट इन द वाइंडिंग. पॉइंट्स टू रिमेंबर, द मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. आगे ना, जब तक गोइंग कंसर्न चल रही है कंपनी वैसे नहीं मांग सकती. बताया था. अच्छा, मैंने बताया था इन कंपनी को, ये ऐसी कंपनी है जिनको फंड्स की जरूरत, कैपिटल की जरूरत है क्या? क्या बिजनेस करने वाली कंपनी है? या तो इनको कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, या अगर कोई जरूरत पड़ती है तो क्या ये जैसे मैंने क्लब चल रहे हैं तो क्लब के जो मेंबर बनेंगे, शेयर होल्डर वाले मेंबर नहीं, जो क्लब के मेंबर बनेंगे, क्या उनसे फीस आएगी? मेंबरशिप फीस. ये सुनो, उससे कोई क्लब को डोनेशन दे दे, सरकार डोनेशन दे दे, क्या उनसे खर्चा चलता है? या तो इनको कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, या जरूरत पड़ती है तो ये सोर्स क्या है? क्या नॉर्मली शेयर इशू करके फंड रेज करें और तरीके से? और तरीके क्या है? जो क्लब की मेंबरशिप लेंगे उसको फीस देंगे, गवर्नमेंट को डोनेशन दे दे, कोई और चैरिटी कर दे, इस तरह की जो इनका खर्चा चलता है. एंड ऐसे ये शेयर इशू नहीं करते. शेयर इशू नहीं करते. इसका हम ये भी मान के चलें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की शेयर कैपिटल है या नहीं है? अरे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की शेयर कैपिटल है या नहीं है? नहीं है, शेयर्स नहीं है यहाँ पे. अच्छा, इसलिए इस कंपनी के जो मेंबर हैं क्या उनको शेयर होल्डर बोल सकते हैं? शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग द शेयर. शेयर ही नहीं है तो इसका होता क्या? टेक्निकली मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है. अब यहाँ जो मेंबर्स को मैं शेयर होल्डर नहीं बोल सकता. क्यों? शेयर्स ही नहीं है कंपनी, तो शेयर होल्डर कैसे बोले? होल्डिंग द शेयर.
तो बताया था जनरली शेयर होल्डर मेंबर एक ही चीज होती है, जहाँ तक कि जो शेयर होल्ड करा शेयर होल्डर वही मेंबर होता है और जो मेंबर है वही शेयर होल्डर होता है। लेकिन कुछ कुछ केस में डिफरेंस आ जाता है। क्या यहाँ डिफरेंस आ गया? बंदा मेंबर है उसको आप शेयर होल्डर नहीं बोल सकते। अच्छा एक बात मैं और यहाँ ऐड करूँ, ध्यान सुनिएगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन वो फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा बता दिया, मतलब लिमिटेड बाय गारंटी भी 2 तरह की होती है, फर्दर डिवाइड होती है। हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल वाली, बिना शेयर कैपिटल वाली, वो भी 2 तरह की होती है। लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया, कल के दिन इंटर में जब पढ़ेंगे तो तुम बोलोगे सर आपने तो उतना ही बताया था। भैया हर चीज़ एक लेवल होता है, इसलिए हम उसको छेड़ नहीं रहे। लेकिन अभी बता दिया कि लिमिटेड बाय गारंटी में पॉसिबिलिटी है और उसमें 2 केस हो जाते हैं, शेयर कैपिटल वाली, बिना शेयर कैपिटल, 2 केस होते हैं। आपके सिलेबस में जिस तरीके दे रखा है, इस एजम्पशन में मान के चल रहे हैं कि साहब आप खाली वो मान के चले लिमिटेड बाय गारंटी की शेयर कैपिटल नहीं है, आप ये पढ़ रहे हैं। अच्छा एग्जाम में डिफरेंस आए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी लिख सकते हैं। अच्छा ये डिफरेंस है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसी की बात कर रहा है, एक ही बात। लेकिन एक्चुअली लिमिटेड बाय गारंटी और नॉट हैविंग शेयर फर्क होता है, टेक्निकली फर्क होता है, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे एक ही बात है। क्योंकि आप इंटर में जब आओगे डिफरेंस में करूंगा तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, इसे मैंने पहले ही बता दिया कि वहां जाके। लेकिन आपके फाउंडेशन लेवल पे मान के चल रहे हैं हम लिमिटेड बाय गारंटी की शेयर कैपिटल नहीं है। अच्छा लिमिटेड बाय शेयर की शेयर कैपिटल है, ऑब्वियसली वो तो शेयर्स के हिसाब से लायबिलिटी फिक्स हो रही है, तो इसका वो शेयर कैपिटल वाली है, ये विदाउट शेयर कैपिटल वाली। समझ में आ गया? देखिए ये क्या लिखा हुआ, सच कंपनी डज नॉट रेज इज इनिशियल वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर का मतलब क्या है? वो कंपनी के मेंबर है, उनसे नहीं ले रही, मतलब कोई शेयरवेयर नहीं है, या तो आपको कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। या सच अ कंपनी में बी यूजफुल वेल नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड, या तो वर्किंग फंड चाहिए नहीं आपको, या अगर चाहिए तो वो किसी और सोर्स से लेंगे, लाइक डोनेशन, फीस, मतलब जो क्लब की मेंबरशिप लेंगे, फीस लेंगे, क्या वहाँ से सरकार ने कोई डोनेशन दे दिया, किसी ने डोनेशन, उससे चलता है क्या? उससे आपकी वर्किंग कैपिटल चलती है, डे टू डे वर्किंग। ये सुनो, या तो मतलब या तो ऐसी कंपनी होगी जिसमें क्या पैसे की जरूरत ही नहीं है, बिजनेस वाली कंपनी नहीं बता रहे हैं, बिजनेस वाली कंपनी नहीं है, ठीक है। या आपको पैसे की जरूरत है तो आपको शेयर इशू करके पैसे रेज नहीं कर रहे, शेयर तो हम मान के चले नहीं है, तो कैसे होंगे? जो आप क्लब बना रखा है, जो मेंबर बनेंगे उसकी फीस देंगे, या सरकार को डोनेशन देंगे, उससे चलता है, उससे चलता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड टू द सम विच सम मेंशन इन द मेमोरेंडम। मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट सम। क्या उसके बियॉन्ड कंपनी उससे पैसे मांग सकती है? नो, वो भी कम मांग सकती है व्हेन द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। अच्छा कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होती है, क्या उसके शेयर अगर आप होल्ड करते हैं, मतलब आप किसी लिमिटेड बाय शेयर, अच्छा मोस्टली कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय शेयर। अब मैं तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, मेरे पास कंपनी के शेयर है, क्या मैं वो शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ? हाँ है ना, आई एम द ट्रांसफर, सम अदर पर्सन विल बिकम द ट्रांसफर, कर सकते हैं। लेकिन इसका तक कोई मुझे रोक सकता है उस शेयर ट्रांसफर करने से? नहीं। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में अगर वहां शेयर है क्या, तो वहां पे जिस मेंबर का जो राइट है, इंटरेस्ट, इंटर राइट, अच्छा जैसे ए मान ले 5 मेंबर है, या मान लिया आपको A B C D E F G, मान लीजिए ये 7 मेंबर है। मान लिया एक पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कौन सी है? पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय, मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7, मान ली 7 ही हैं, मान ली 7 ही हैं, A B C D E F G। अच्छा हर एक का कुछ कुछ राइट्स होगा, हाँ है ना, शेयर्स वाली बात नहीं कर रहा, कुछ और राइट होगा। जब उन्होंने मिलकर कंपनी बनाई थी कि हम सातों इतनी इतनी लायबिलिटी लेंगे, कुछ राइट्स भी होंगे। तो ए अगर अपने राइट किसी और को ट्रांसफर, मैं मेंबर हट जाता हूं, मेरी जगह और कोई बने, एक्स बनेगा, तो उस केस में चाहे तो कंपनी मना कर सकती है कि आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे तो मना कर सकती है। इसका तो क्या हमेशा ही मना होगा? हो सकता है, होता है, लेकिन क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मना कर सकते हैं? नहीं। देखिए वो डिफरेंस देखिए, वेयर द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर दैट इज द शेयर्स इन अ कंपनी लिमिटेड बाय। अच्छा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर का इंटरेस्ट क्या है? शेयर्स है, क्या है? शेयर इज ट्रांसफरेबल। क्या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर का जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल है? ये सुनो, द गारंटी कंपनी हैज अ राइट, मना कर सकती है, कंपनी मना कर सकती है क्या? तो रिफ्यूज, क्या वो रिफ्यूज कर सकती है? टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन कंपनी। मतलब क्या है, जो मेंबर का जो इंटरेस्ट है उस कंपनी में, जो भी राइट है, वो किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो गारंटी कंपनी ट्रांसफर करने से मना कर सकती है। करेगी नहीं जरूरी है, कर सकती है, कर भी सकती है और नहीं भी, ये पॉसिबिलिटी है इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि आप अपनी जगह अपने राइट किसी और को दे रहे हैं, उसको मेंबर बना रहे हैं। अच्छा जनरल कंपनी जाए या कुछ स्पेसिफिक टाइप की कंपनी जाए? अब हो सकता है 10 लोगों ने मिलकर बनाया,
और अचानक आप बोल रहे हैं कि साहब इसमें जब मैं हट के मेरी जगह ये बनेगा, क्या बाकी लोग 9 लोग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है? हाँ या ना? ये सुनो तो बोल सकते हैं भैया आप ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो मना करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर में ऐसा नहीं होता। अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है? लाइबिलिटी में कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, कोई लिमिट नहीं है। ये काट दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। इधर ओके? अच्छा आप देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अच्छा देखो जहां लिखा हो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? कंपनी हैविंग शेयर। हम मान के चलें शेयर कैपिटल यहां है और यहां पे नहीं है, तो अच्छा डिफरेंस आ जाए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर, या लिमिटेड बाय गारंटी इन कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, क्या एक ही बात है? हाँ या ना? ऐसा मैंने दोनों लिख दिया है। अच्छा पहले देखिए सब कुछ आप जान चुके हो। अच्छा लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा लिमिटेड बाय जिसके शेयर कैपिटल है और जिसके शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे एक ही बात है। शेयर कैपिटल है, क्लिक कर दिया, यहाँ क्रॉस कर दिया। अमाउंट, यहाँ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कितनी है? अमाउंट गारंटीड बाय मेंबर्स। यहाँ कितनी है? अनपेड वैल्यू, पता ना अनपेड वैल्यू। यहाँ पे लाइबिलिटी कब अराइज होती है? टाइम ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। यहाँ क्या कभी भी हो सकता है, एट एनी टाइम, गोइंग कंसर्न वाइंडिंग अप, सब जानते हो ऑलरेडी। क्या इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या शेयर ट्रांसफरेबल है? लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में क्या कंपनी जो मेंबर अपना राइट ट्रांसफर करना चाहे क्या मना कर सकती है? कंपनी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर, बताया था अभी। देन क्या लिमिटेड बाय शेयर में हमेशा कैपिटल की जरूरत पड़ती है? हाँ या ना? और वो कैपिटल कैसे कंपनी रेज करती है? बाय इशूइंग द शेयर, बाय इशूइंग द शेयर अ फॉर्म व्हेन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। और कहाँ से रेज करते हैं? मेंबर ऑफ द कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं। यहाँ पे या तो कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब पड़ती है तो कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम फीस, फ्रॉम डोनेशन, समथिंग लाइक दैट। एंड शेयर्स इशू नहीं करते, शेयर्स इशू नहीं करते। क्या सब चीजें मैंने टॉपिक के साथ पहले ही पढ़ा दिया था? क्या डिफरेंस समझ में आया? अच्छा कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टेट द सिमिलरिटीज बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी एंड डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी हो ही गई, सिमिलरिटी क्या है? अरे सिमिलरिटी क्या है? दोनों में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड अलग अलग है तो दोनों में लिमिटेड, ये सिमिलरिटी है। और डिसिमिलरिटी आपके सामने चार्ट बने है ना? तो कभी एग्जाम में था व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी तो एक ही है कि साहब दोनों कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड अलग अलग है तो लिमिटेड, ये सुनो, और ये डिसिमिलरिटी है। इज इट ओके? समझ आया? ठीक है, इसी बारे में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा और जनरल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसके आगे की चीजें, और मैं कल की क्लास में कुछ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको बताऊंगा हाउ टू राइट आंसर ऑन दैट। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं बता दूंगा। कल आपको एक टॉपिक डिस्कस करके कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा और क्वेश्चन के आंसर लिखने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।